चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। सबसे पहले हम यही समझने जा रहे हैं कि आखिर बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है। दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज होती हैं वो सारी इकोनॉमीज अलग अलग फेजेस से होकर गुजरती है। कभी उसमें मंदी का दौर होता है, कभी उसमें काफी तेजी होती है, कभी लोग भिड़कर बिजनेस कर रहे होते हैं, कभी कभी सारा इन्वेस्टमेंट पीछे खींच कर बैठे हुए होते हैं। एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी में 4 फेजेज़ होते हैं, ऐसा आइडेंटिफ़ाई किया गया है। एक फेज़ को हम कहते हैं एक्सपांशन, दूसरे को हम कहते हैं पीक, तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन और चौथा है यहाँ पर थ्रू। देन फिर क्या होता है? फिर यही रिपीट होता है। फिर वापस से स्टार्ट हो जाता है एक्सपांशन, पीक, फिर से बार-बार, बार-बार रिपीट होता रहता है। दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं साइकिल, बिज़नेस साइकिल। वैसे बिज़नेस साइकिल को 3 अलग-अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। कुछ लोग इसे डिफ़ाइन करते हैं इसके बेसिस पे व्हाट हैपन्स। एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, रिदमिक फ्लक्चुएशंस। अगर किसी भी इकोनॉमी में रिदमिक फ्लक्चुएशंस के बारे में जिक्र किया जा रहा हो कि फ्लक्चुएट होगा, एक्सपांशन के बाद पीक आएगा, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद थ्रो आएगा, लेकिन ये एक रिदम से होगा कि एक्सपांशन के बाद पीक आएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसके बाद थ्रो होगा, उसके बाद वापस एक्सपांशन आएगा। ये एक रिदम में लगातार क्या करता है, हमारा इकोनॉमी फ्लक्चुएट करता रहता है। कीवर्ड आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा है हाउ टू मेजर। आखिर इस बिजनेस साइकिल को मेजर कैसे किया जाता है। 4 फेजेस में से जो 2 ब्रॉड फेजेस होते हैं वो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। एक्सपांशन को मेजर किया जाता है रियल जीडीपी के टर्म्स में। रियल जीडीपी जब लगातार बढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं कि एक्सपांशन है। रियल जीडीपी जब लगातार कम हो रहा होता है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस साइकिल कुछ नहीं होता है, एक टाइम पीरियड होता है। कैसा टाइम पीरियड? एक्सपांशन वाला टाइम पीरियड और कॉन्ट्रैक्शन वाला टाइम पीरियड है। इसे कैसे मेजर किया जाता है कि एक्सपांशन है या कॉन्ट्रैक्शन है? विद द हेल्प ऑफ रियल रियल जीडीपी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया बेटा। तीसरा तीसरा कुछ लोग इसे डिफाइन करते हैं कि बिजनेस साइकिल कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में जो सारे बिजनेस यूनिट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। कौन? बिजनेस साइकिल। एक्सपांशन के केस में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशनरी एक्सपांशनरी फेजेस के। अगेन इसे रियल जीडीपी के टर्म्स में ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, काफी बहुत बार आपसे टेस्ट किया गया है एग्जाम में कि बिजनेस साइकिल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बिजनेस साइकिल को हम डिफाइन करते हैं रिदमिक फ्लक्चुएशंस के फॉर्म में। बिजनेस साइकिल को हम डिफाइन करते हैं उस टाइम पीरियड के फॉर्म में जो कि एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन का हो सकता है, जो रियल जीडीपी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, या उस इकोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में जो कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन से रिलेटेड होता है, जो अगेन किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है, रियल जीडीपी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है, बहुत बार आपसे पूछा गया है कि बिजनेस साइकिल पीरियोडिकल होता है। पीरियोडिकल मतलब ये वाला पीरियड खत्म होगा एक्सपांशन वाला तो पीक आ जाएगा, पीक वाला खत्म होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। पीरियोडिक है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होता रहता है, लेकिन इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। रेगुलरिटी नहीं होती है इसका मतलब ये है कि टाइमिंग फिक्स नहीं है कि ये जो एक्सपांशन वाला टाइम पीरियड है वो 6 महीने का होगा कि 1 साल का होगा कि 4 साल का होगा कि 5 साल का होगा, आप कह नहीं सकते। होगा ये तय है कि एक्सपांशन के बाद पीक का आना जरूरी है, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन का आना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद थ्रू का आना जरूरी है, पर वो कब टर्न कर जाएगा, कब उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, आप नहीं कह सकते। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियोडिकली and not regularly. Business cycles occurs in free market, that is capitalist economies. ये जो बिजनेस साइकिल का हम जिक्र कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस का हम जिक्र कर रहे हैं,
ये फिनोमिना पाया जाता है फ्री मार्केट में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है वहां पर ये फिनोमिना नहीं पाया जाता है। ठीक है। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल के कौन से फीचर्स होते हैं। इनके फीचर्स के बेसिस पर ढेर सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको टेस्ट किया गया है। एक बार जल्दी से रीड करते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये पहला पॉइंट तो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि बिजनेस साइकिल पीरियोडिकल होता है लेकिन रेगुलर नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार भी आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। 4 अलग-अलग फेजेस होते हैं जिनके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगेन ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। अकर्स इन फ्री मार्केट, फिर से ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। परवेसिव इन नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव इन नेचर। अगर एक्सपांशन का फेज है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर में एक्सपांशन का फेज है, किसी दूसरे में नहीं। ये परवेसिव नेचर का होता है। इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं हर एक सेक्टर पर एक साथ एप्लीकेबल हो रहा होता है, अफेक्टिंग ऑल सेक्टर्स। और सेक्टर्स तो दूर की बात है, इवन अफेक्टिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सपांशन होगा तो वो हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा। अगर हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिसेशन होगा, तो वो भी हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा। नॉट आइसोलेटेड इवेंट, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता है, ये होता है कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। कॉन्टेजियस का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वायरल। जैसे वायरस होता है ना, एक की तबीयत खराब है तो उससे दूसरे को हो जाती है, उससे तीसरे को हो जाती है, जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ था। तो वैसा ये एक प्रकार का कॉन्टेजियस है। मतलब अगर अमेरिकन इकोनॉमी में होगा तो फिर वो यूरोपियन इकोनॉमी में पहुंच जाएगा, फिर वो इंडियन इकोनॉमी में पहुंच जाएगा, फिर वो चाइनीज इकोनॉमी में पहुंच जाएगा। ये किसी एक इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहता है, किसी एक इकोनॉमी से स्टार्ट होता है। आगे चल के हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे इसके। ये किसी एक इकोनॉमी से स्टार्ट होता है और सारी इकोनॉमीज में स्प्रेड हो जाता है। दैट्स वाई याद रखिएगा, ये दो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसके रिस्पेक्ट में, बिजनेस साइकिल के रिस्पेक्ट में, कि बिजनेस साइकिल जो होता है वो कॉन्टिजियस होता है, बिजनेस साइकिल इंटरनेशनल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चल रही है और इंडिया की इकोनॉमी जो है उसमें एक्सपांशन हो रहा हो, नहीं। अगर दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं जिनसे सारे दूसरी इकोनॉमीज अफेक्टेड होती हैं, लाइक अमेरिका या दूसरी इकोनॉमी, किसी भी एक जगह में जो बिजनेस साइकिल चल रहा होता है पूरी दुनिया उसी के अनुसार मूव हो रही होती है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्वियस सी बात है, ये जो बिजनेस बिजनेस साइकिल होता है इसके हमारे सोसाइटी पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बोथ इन पॉजिटिव एज वेल एज इन नेगेटिव डायरेक्शन। काफी डीपली ये अफेक्ट करता है, जैसे कि प्राइस और प्रॉफिट लगातार वेरिएट होता रहता है। जब एक्सपांशन वाला फेज होता है तो लोगों को फायदा ही फायदा हो रहा होता है, लेकिन जब मामला कॉन्ट्रैक्शन का आता है और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, आगे चल के डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, उसे हम रिसेशन कहते हैं, तो वैसे केस में लोगों के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नो यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक बार एक्सपांशन का फेज जो है वो 8 महीने तक चला था तो अगली बार भी 8 महीने तक ही चलेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि पिछली बार जो एक्सपांशन हुआ था वो मॉडरेट लेवल का था तो इस बार भी मॉडरेट लेवल का रहेगा। हो सकता है कि वो लो लेवल का हो या हाई लेवल का हो। तो हर बार हर बार इस साइकिल में जो फेजेस होते हैं उसका ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम आगे चल के एग्जाम्पल्स में पढ़ने वाले हैं कि पूरी दुनिया में जो रिसेशन है और जो डिप्रेशन है वो कई बार आ चुका है। डिप्रेशन तो नहीं, खासकर रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन कई बार आ चुका है, और हर बार अलग अलग कारण जिम्मेदार होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही कारण जिम्मेदार हो कि यार ये वाला कारण होगा तो पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, नहीं, हर बार अलग अलग कारण वहां पर जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो मैजिक है वो यहाँ पर ये है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। जो बिजनेस साइकिल होता है ना उसे परफेक्शन के साथ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर वो प्रिडिक्टेबल होता बेटा फिर तो बात ही क्या है। ये तय है कि होने वाला है पर कब होगा नहीं कह सकते। जैसे होता है ना, मृत्यु अकाट्य सत्य है, मालूम है कि सबकी मृत्यु होने वाली है पर कब होने वाला है कुछ कह नहीं सकते। तो बिल्कुल वैसा ही मामला यहाँ पर भी है कि पता है कि होगा
ऐसा नहीं है कि दिन के बाद रात आनी है, सॉरी रात के बाद दिन आनी है तो हमको पता है हाँ भाई कि कितने बजे सनराइज होने वाला है, तो वो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पर। कि अगर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, रिसेशन आ गया है, तो अगली बार वो वापस कब से एक्सपांशन स्टार्ट होगा आप कुछ सर्टेनिटी के साथ कह नहीं सकते। सिंक्रोनस मूवमेंट, अगेन वही बात है बेटा, मैं आपको बता रहा था, सिंक्रोनस मतलब इंटरनेशनल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक इकोनॉमी में एक्सपांशन हो रहा है और किसी दूसरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सारी इकोनॉमीज एक साथ मूव कर रही होती हैं, जैसे किसी म्यूजिक पर डांस कर रही हो कि भाई एक साथ जो है वो ऊपर जा रही है इकोनॉमी, एक साथ नीचे आ रही है, तो सिंक्रोनस होता है यहाँ पर। जो मूवमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स मूव टुगेदर ड्यूरिंग द बिजनेस साइकिल। अगर इसमें अलग अलग इकोनॉमी के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा, जैसे एक ही, जैसे मैं अगर चर्चा करूं यहाँ पर कि रिसेशन के बारे में या कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम हो जाता है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लोगों की इनकम कम हो जाती है, सेल कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, सबका सब कम हो जाता है वहां पर। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों का प्रॉफिट बढ़ रहा है और सेल कम हो रहा है, नहीं, सेल भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, सारी चीजें एक साथ कम हो रही होती हैं। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज, यहाँ पर इंक्रीज वाला एग्जांपल लिया गया है कि व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज। वेव लाइक मूवमेंट जो कि आगे चल के हम देखने ही जा रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा कि ये वेव लाइक मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि एक झटके से कोई चीज चेंज नहीं हो जाती है, जो चेंज होना है वो ग्रेजुअल होता है। जैसे कि क्या होता है ना, ये लगातार इकोनॉमी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो एक झटके से ऐसे नीचे नहीं गिर जाएगी, सडनली कोई इवेंट नहीं होता है यहाँ पर। जो भी ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, फिर थोड़े समय के लिए यहाँ पर ठहर जाएगी। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा था, वो ग्रोथ सडनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और उसके बाद वो फिर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि ये वेव लाइक मूवमेंट होता है। और जब कभी भी वेव लाइक मूवमेंट होता है तो वैसे केस में आप क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पर, कि transitions between phases are relatively smooth and wave like it occurs gradually and no sudden jumps between the phases typically difficult to predict the turning point। ठीक है, ये बातें हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, इनके बेसिस पर सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कब कब हमको हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है कि फेजेस चेंज हुए हैं और उसके कारण पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट पड़ा हो। कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं जो हमारे स्टडी मैट में दिए हुए हैं और जिनके बेसिस पर हमसे सवाल पूछा जाता है। जब भी बिजनेस साइकिल की बात आती है तो वो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933, इसके डिस्कशन के बगैर अधूरा है, क्योंकि इसी के बाद से ये सारी फिलोसफी, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया गया कि भैया इकोनॉमी को जज भी करना ज़रूरी है कि कब वो कैसे मूव होता है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, जिस ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये स्टार्ट हुआ था यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ। अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया था। कब क्रैश कर गया था वो, अक्टूबर अक्टूबर में 1929 में। तो शुरुआत में तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इनिशियली ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब ये साल ख़त्म हुआ आपका 2029 वाला, और जब 1930 जब आया, तो 1930 से लेके 33 तक वो 3 साल पूरी दुनिया ने खून के आंसू रोए। पूरी दुनिया में बिजनेस की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। अमेरिका से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया में ये फैल गया। इट कॉज्ड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखने को मिली, बिजनेस फेल होते जा रहे थे लगातार। कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा था, डिफ्लेशन था यहाँ पर। एक होता है बेटा इन्फ्लेशन, महंगाई लगातार बढ़ना, और एक होता है डिफ्लेशन, महंगाई लगातार घटती जा रही थी। क्या होता है ना, आपको और हमको सोचकर लगता है यार इन्फ्लेशन बुरी चीज है,
नहीं बेटा, इन्फ्लेशन बुरी चीज नहीं होती है, महंगाई लगातार बढ़ती रहती है तो अच्छा ही होता है। डिफ्लेशन बुरी चीज होती है कि अगर महंगाई कम होना चालू हो जाए और लगातार कम ही होती रहे। तो उस जमाने में डिफ्लेशन देखने को मिला, सीवर पॉवर्टी, हद से ज्यादा लोगों में गरीबी देखने को मिली वहां पर। उस टाइम पर वहां के प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम था हूवर, उनका एक स्टेटमेंट काफी फेमस हुआ, जो इसी के साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है, ग्रेट डिप्रेशन के साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट के नाम पर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको भी ध्यान रखना चाहिए, प्रेसिडेंट का नाम याद रखना चाहिए और ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी एग्जाम्पल के साथ इन बातों को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। क्या था हूवर का स्टेटमेंट? एटलीस्ट नो वन हैज स्टॉप्ड। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ग्रेट डिप्रेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। वाई इट मैटर्स इन द बिजनेस साइकिल स्टडी। जब हम बिजनेस साइकिल की स्टडी कर रहे हैं तो ये पुरानी बातें क्यों पढ़ाई जा रही है, हमको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? इट इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द सीवर कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेशन फेज। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है और इवन डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन ये दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है डिप्रेशन का, कि बिजनेस साइकिल में डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी और इससे बेहतर कभी और समझाया नहीं जा सकता, किसी और एग्जाम्पल से नहीं समझाया जा सकता है। तो याद रखना है बेटा, कई बार आपको एग्जाम में ये बातें पूछी गई हैं। दूसरा, एक ईयर 2000 में आईटी बबल बर्स्ट हुआ था। अभी इसी का एग्जाम्पल ले लेकर भाई साहब लोग कहते हैं कि एक दिन एआई बबल भी बर्स्ट हो जाएगा। अभी जैसे क्या है ना, पूरी दुनिया में एआई चारों तरफ जो है वो एआई का बोलबाला हो गया है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ढेर सारा पैसा एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है। जैसे एक समय में आईटी सेक्टर के साथ हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ हुआ था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया था कि आगे चल के उतना रिटर्न नहीं आ पाया, और जब धीरे धीरे कंपनी डूबना चालू हुई तो एक के बाद एक सारी कंपनी जो है वो ताश के महल की तरह टूट के गिर गई थी, और पूरी दुनिया पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। हालांकि ये सिर्फ अपने आईटी सेक्टर तक ही सीमित रहा, इसने दूसरे सेक्टर्स को अपने लपेटे में नहीं लिया, ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया था दूसरे सेक्टर्स को, लेकिन फिर भी। तो याद रखना, सन 2000 की बात है, 2000 में आईटी बबल बस्ट हुआ था। क्यों हुआ था? उसके पीछे जो कारण जिम्मेदार था वो था ओवर इन्वेस्टमेंट। जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में किया गया था? इंटरनेट पर। और किस में किया गया था? टेक्नोलॉजी कंपनीज पर। लेड टू अनरियलिस्टिक स्टॉक वैल्यूएशंस। जो स्टॉक मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में उन कंपनी के शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल चल रही है मार्केट में 5,000 रुपए, जबकि सच में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, कंपनी में जितने प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पर सच में उसकी वैल्यू होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 2,000, और मार्केट में उसका शेयर बिक रहा है 5,000 रुपए का। तो इन्वेस्टर ने तो 5,000 रुपए लगाए हुए हैं, ये सोचकर लगाए हुए हैं कि अकॉर्डिंगली रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंपनी के शेयर्स की वास्तविक कीमत तो 2,000 रुपए के बराबर है। लेकिन इतना हाइप क्रिएट हो गया था कि लोग लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे पैसा, और काफी पैसा उन्होंने लगा दिया था और उतना रिटर्न नहीं मिल पाया। और जब पैसा जितना आपने लगाया है उतना आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है ना, तो लोगों में निराशा आती है, पेसिमिज्म। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। और वही निराशा सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है किसी भी मार्केट के क्रैश होने के पीछे। तो ये मार्केट जो है वो 2000 में क्रैश हुआ था। इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सेक्टर स्पेसिफिक था, मतलब जो भी लॉसेस थे वो आईटी सेक्टर तक ही सीमित थे। तो कई बार क्या होता है, जो बिजनेस साइकिल होता है वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता, उस इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर को अफेक्ट करता है। ये वाला सेक्टर अफेक्टेड हुआ था। एक है यहाँ पर सब प्राइम क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, जो 2007 से 2009 के बीच में आया था। ये इसी टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी काफ़ी तारीफ की जाती है कि पूरी दुनिया जब इस क्राइसिस में फंसी हुई थी तो उन्होंने इंडिया को बचा लिया था। वो काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, इंडिया में भी उनकी पूछ परख तो थी ही, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर थे वो। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, खासकर अमेरिका वगैरह भी काफ़ी उनका सम्मान किया करती थी इसी नाम से।
कि जब पूरी दुनिया क्राइसिस में थी तो वो इंडिया को बचा के निकल गए थे ये वाले क्राइसिस से, सब प्राइम क्राइसिस। हुआ ये था कि यूएस हाउसिंग प्राइसेस रोज अनसस्टेनेबली। क्या होता है, जितनी ज्यादा डिमांड किसी चीज की क्रिएट होती है प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अमेरिका में जो बैंक्स वगैरह थे ना वो काफी लिबरल होकर लोन देना स्टार्ट कर दिए थे, खासकर हाउसिंग लोन। अब लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन लोन देने के बाद क्या होता है, लोन वसूलना भी होता है। लेकिन चूंकि वो इतना लिबरल हो गए थे, वो किसी की क्रेडिट रेटिंग नहीं देख रहे हैं, वो चीज़ों को मॉर्गेज के रूप में नहीं रख रहे हैं और सीधे लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और बाद में वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, अरे यार, बाद में वो ना रिकवर नहीं कर पा रहे थे। और जब वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे तो धीरे 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 भ्रम टूटता गया, अमेरिका के बैंक डूबने स्टार्ट हो गए। भाई पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे तो डूबोगे। और अमेरिका के बैंक डूबने स्टार्ट हुए तो सारी दुनिया में ये क्राइसिस फैल गया। डर का माहौल बन गया था काफी ज्यादा। इंडिया और चाइना दो कंट्रीज थी जो बच के निकल गई थी इससे। सो यूएस हाउसिंग प्राइसेस रोज अनसस्टेनेबली ड्यू टू ईज क्रेडिट। काफी आसानी से उधार मिल जा रहा था लोगों को। एंड सब प्राइम मॉर्गेज। सब प्राइम मॉर्गेज का मतलब ये है कि छोटा मोटा कोई अमाउंट गिरवी रखकर, छोटा मोटा कोई चीज गिरवी रखकर बड़े बड़े लोन दे दिए जा रहे थे। then collapsed, causing defaults and financial crisis. It shows how a boom can turn into a रिसेशन। ऑब्वियस सी बात है, लोग बहुत तेजी से लोन ले रहे थे, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी बूम पर थी। बूम एक प्रकार से टॉप का पोजीशन होता है, अभी जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वहां से सीधे ये रिसेशन में नीचे इकोनॉमी जो है वो गोता लगा गई एंड स्प्रेड इंटरनेशनली। ग्रीस डेट क्राइसिस, ये इसी से मिलता जुलता क्राइसिस है। इन्होंने सीख नहीं ली कि क्या हुआ था अमेरिका की हाउसिंग कंपनीज के साथ, हाउसिंग बैंक लोन के साथ। 2010 से 2015 तक रहा। ग्रीस बेल्ट एन एक्सेसिव डेट, जरूरत से ज्यादा कर्ज लोगों के ऊपर क्रिएट हो गया था। लेटर फेस्ड अ क्राइसिस व्हेन रीपेमेंट कॉन्फिडेंस फेल। It shows how government borrowing and weak fiscal discipline can also trigger the cycle like distress. तो ये चार एग्जाम्पल आपको याद रखने, मेनली जो इन चारों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि इनमें की पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से आप याद रख सके, क्योंकि समझने वाला मामला कम है, यहाँ थोड़ा सा रटने वाला मामला आपके लिए ज़्यादा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हाउसिंग बबल बर्स्ट इन द यूएस। याद रखना हाउसिंग बबल कब बर्स्ट हुआ था, 2007 में। लगातार लोन लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, हाउसिंग लोन का क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है, एक हाउसिंग बबल क्रिएट हो गया है ना, बर्स्ट हो गया बाद में। आईटी बबल कब बर्स्ट हुआ था, 2000 में। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड काउंट किया जाता है 1930 से लेके 1933 तक। हालांकि चालू हो गया था ये 1929 के अक्टूबर के महीने में, लेकिन वो 2-3 महीने में फिर भी दुनिया को खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है इधर। फिर जब पूरी दुनिया को पता चला कि क्या हो रहा है तो पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी। ये ग्रेट डिप्रेशन वाला पीरियड था। प्रेसिडेंट हुवर का जो रिमार्क है वो भी ध्यान रखना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में दिया गया था, वो डिप्रेशन के रिस्पेक्ट में ही दिया गया था। ये बात पूछी जा रही है एग्जाम में आपसे। बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 2008-2009 ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था इन द यूएस। ये एग्जांपल है रिसेशन का, कि इस प्रकार का जो क्राइसिस है वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ और ये आगे चल के रिसेशन में कन्वर्ट हो गया था। सिमिलरिटी बिटवीन द सब प्राइम एंड द ग्रीस क्राइसिस, हमने पढ़ा ना बेटा, अभी देखो ना दोनों जगह पे कारण क्या जिम्मेदार था, जरूरत से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कर देना, क्रेडिट, हाई फाइनेंशियल लीवरेज, लो इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट का खूब खूब ज्यादा एक्सपांसन कर दिया गया। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर बार बार ये वर्ड यूज किया जाता है, लास्ट में हम पढ़ेंगे भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बेटा कि सारी इकोनॉमीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ होगा तो यार हमको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। किसी भी दुनिया की एक ठीक ठाक बड़ी इकोनॉमी में कोई भी घटना होती है आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसका इम्पैक्ट दुनिया के लगभग सारी इकोनॉमीज में होती है। यही ग्लोबलाइजेशन है कि कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में काम नहीं करती है, सब के सब एक दूसरे से लिंक्ड होती है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं बेटा, जो हम कहते हैं ना कि वेव लाइक डायग्राम बनता है। ये है बेटा वो वेव जो यहाँ पर बना हुआ है।
अभी मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको मार्क करवा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क करवा देता हूँ पॉइंट नंबर ए, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी। ठीक है, यहाँ हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट नंबर ई, और बिल्कुल यहाँ नीचे हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट नंबर एफ। ये ए बी सी डी ई एफ की मार्किंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए आपको समझा पाना आसान हो बातों को। बेटा ए से लेके डी तक देखो, क्या आपको नजर आ रहा है कि लगातार इकोनॉमी में ग्रोथ होता जा रहा है, ए से लेके डी तक। फिर डी वहां पर एक टर्निंग पॉइंट है, फिर डी से लेके एफ तक लगातार यहाँ पर क्या होता जा रहा है, डाउनफॉल होता जा रहा है। फिर अगेन एफ वहां पर क्या आ रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो ये ए से लेके डी तक का जो समय है, इसे हम कहते हैं बेटा अप स्विंग। दिख भी रहा है कि लगातार चीजें ऊपर की ओर जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं अप स्विंग। और डी से लेके एफ तक आप देख रहे हैं लगातार नीचे आ रहा है, इसे हम कहते हैं डाउन स्विंग। तो अगर आप पूरे के पूरे बिजनेस साइकिल को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहें, तो दो ब्रॉड कैटेगरी होती है बेटा, अप स्विंग और डाउन स्विंग। लेकिन मामला इतना सिंपल है नहीं। अब अप स्विंग को और कैटेगराइज करते हैं हम। जब अप स्विंग को हम कैटेगराइज करना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो ए से बी तक का जो फेज होता है, इसे हम कहते हैं बेटा रिकवरी फेज। क्या होता है ना, ये लगातार चल रहा होता है कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, मतलब इकोनॉमी एकदम बॉटम पे पहुंच गई है। फिर यहाँ से इकोनॉमी धीरे 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 रिकवर करना स्टार्ट करती है। तो ये जो शुरुआती फेज होता है ना, उसमें सब कुछ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा होगा, थोड़ा सा हम डिमांड मार्केट में बढ़ गया होगा, तो सब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बेसिक लेवल पर यहाँ पर से स्टार्ट होता है। तो जो इनिशियल फेज होता है, ये जो अप स्विंग का जो इनिशियल फेज होता है, उसे हम कहते हैं बेटा रिकवरी। तो आप ये मान सकते हैं कि ये वाला फेज में दूसरा इंक यूज कर लेता हूं ताकि वर्ड्स क्लियर हो। ये जो यहां से यहां तक का फेज आपको नजर आ रहा है बेटा, दिस फेज इज बेसिकली द रिकवरी फेज। ठीक है। और जब एक हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक थोड़ी सी रिकवर हो जाती है, जब लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है, देन फिर लोग धड़ल्ले से बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, फ्री होकर रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, लोन लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं, लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, वापस सबके मन से डर खत्म हो चुका होता है। तो हम कहते हैं बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक, ये जो यहां से यहां तक का फेज है, मैं कोई दूसरा इंक यूज कर लूं यहां पर, दूसरा इंक यूज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये जो बी से लेकर डी तक का फेज है बेटा, पूरा यहां से यहां तक, ये फेज आपका कहलाता है बेटा एक्सपांशन। तो इनिशियली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हमारा अप स्विंग है, वो पूरा का पूरा अप स्विंग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो पहली कैटेगरी है वो कहलाएगा आपका रिकवरी, और जो दूसरी कैटेगरी है वो कहलाएगा एक्सपांशन। फिर हम फर्दर क्या करते हैं, एक्सपांशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है कोर और दूसरी कैटेगरी है बूम। मतलब यहां पर क्या होता है ना, हमारी इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी आ गई होती है। यहां बिल्कुल धीरे से स्टार्ट हुआ, स्पीड अप हुआ, और यहां जितनी रफ्तार से चल रहा है ना, उतनी रफ्तार से कभी नहीं चल रहा था। तो जो लास्ट वाला फेज होता है उसे हम कहते हैं बूम। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। पहली कैटेगरी है रिकवरी, दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है एक्सपांशन। एक्सपांशन को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है, बी से लेकर सी तक हम कहेंगे कि वो कोर है, और सी से डी तक हम कहते हैं कि बूम आ चुका है हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल टॉप पर पहुंचने ही वाली है, इसे हम कहते हैं बूम। तो जनरली क्या होता है ना कि वैसे तो यहां से यहां तक पूरा एक्सपांशन फेज है, लेकिन जो बी से सी तक का एरिया है, इसे हम एक्सपांशन के नाम से पुकारते हैं, जो उसका कोर एरिया होता है। क्योंकि फिर ये एक्सपांशन है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, फिर एक्सपांशन के नाम से नहीं पुकारते हैं, इसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है। कि ऑल दो आप एक्सपांशन कह सकते हैं, पर बेटर है कि उसे हम क्या कहें, बूम के नाम से पुकारें। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूं क्योंकि यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करता आंसर करते समय।
ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक जो हमारी राम कहानी है, ए से लेकर डी तक का जो मामला है वो अपस्विंग का है। उस अपस्विंग में शुरुआती हिस्सा कहलाता है बेटा हमारा यहाँ पर रिकवरी, बाद वाला हिस्सा ये रिकवरी है, ये एक्सपांशन है, और ये तो एक्सपांशन है, साथ ही से ज्यादा बेहतर तरीके से बूम के नाम से पुकारा जाता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। देन जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो जो टॉप पर आप पहुंच गए हैं वो कहलाता है बेटा पीक। ये जो डी वाला पॉइंट है उसे हम कहते हैं पीक, वो टर्निंग पॉइंट होता है। अब वहां से इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। हालांकि इस पॉइंट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तय है कि एक न एक पॉइंट के बाद जाकर टर्निंग पॉइंट आएगा, पर वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। पर हाँ, जब भी वो टर्न होगा तो वो पीक कहलाता है। देन टर्न होने के बाद डाउन स्विंग स्टार्ट हो जाता है। यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, डी से लेके ई तक का हिस्सा, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। ई से लेके एफ तक का हिस्सा भी क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ई से लेके एफ तक का बिल्कुल जो लास्ट फेज होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी डाउन हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है, एकदम नीचे आ गई है, बिजनेस का बिल्कुल माहौल ही नहीं है, लोग सब डरे सहमे बैठे हुए हैं, बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है, लोग नए सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं, कंज्यूमर डरा हुआ है, इन्वेस्टर डरा हुआ है, प्रोड्यूसर डरा हुआ है, यहाँ तक कि देश की सरकार डरी हुई है, सब के सब डरे सहमे बैठे हुए हैं, अनिश्चितता का माहौल है, अनसर्टेनिटी का। जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहते हैं, फिर हम उसे एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं रिसेशन, नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन पर अभी मैं आता हूं, इसे हम कहते हैं रिसेशन। और रिसेशन जिस पॉइंट पर जाकर खत्म होता है, अगेन जो टर्निंग पॉइंट आता है, इसे हम कहते हैं बेटा थ्रू। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही? फिर से बता दो बेटा, ये थ्रू से ही स्टार्ट हुआ, थ्रू से यहां पर हुई रिकवरी, रिकवरी के बाद हुआ एक्सपांशन, बाद में और एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन चूंकि हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है इसलिए इसको बोलते हैं बूम। जब ये टॉप पर पहुंच जाता है जहां से वो टर्न होता है, उसे हम कहते हैं पीक। पीक से जब वो नीचे आना स्टार्ट करता है तो शुरुआती फेज कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन, बाद वाला फेज भी कॉन्ट्रैक्शन ही है, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सीवर हो गया है, दैट्स वाई उसे नाम दिया जाता है रिसेशन। फिर रिसेशन के बाद क्या होता है बेटा, जो बॉटम आता है, बॉटम के बाद से फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, अगर मैं कहूं तो यहां से फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। अब डिप्रेशन क्या होता है? फिर जब ये रिसेशन है तो फिर डिप्रेशन क्या है? रिसेशन ना बेटा हर इकोनॉमी में आता है और आएगा ही आएगा, और रिसेशन के बाद वापस रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये रिसेशन बहुत सीवर होता है, हद से ज्यादा होता है, एकदम तड़पा देने वाला कि सब के सब परेशान हो गए हैं, और प्रोलॉन्ग्ड होता है, लंबे समय तक चल रहा है। तो जब ये रिसेशन सीवर होता है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो उसी रिसेशन को हम कह देते हैं कि ये डिप्रेशन का रूप धारण कर चुका है। तो डिप्रेशन कोई अलग चीज नहीं होती है, ये रिसेशन का जो और भयंकर रूप होता है, मतलब और खतरनाक जो उसका फॉर्म होता है, और जो सीवर फॉर्म होता है, जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जब वो दो शर्तें पूरी करता है तो उसी रिसेशन को हम किस नाम से पुकारने लग जाते हैं? डिप्रेशन। हर बार बिजनेस साइकिल में डिप्रेशन की सिचुएशन आए जरूरी नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, दैट्स वाई तो ऊपर हम पढ़ रहे थे बेटा, वो 1930 से लेके 33 के बीच में जो पूरी दुनिया को डिप्रेशन फेस करना पड़ा था, उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो एकदम सीवर पोजीशन पर चला गया था और प्रोलॉन्ग था, लंबे समय तक। 3 साल का समय कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है, 3 साल तक रिसेशन वहां पर सस्टेन किया था, वो भी एकदम लो लेवल पर जाकर। दैट्स वाई उसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से पुकारा जाता है। तो हर बिजनेस साइकिल में जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन की सिचुएशन आ ही जाए, नॉर्मल रिसेशन आएगा, नॉर्मल रिसेशन के बाद क्या आएगा, जो पॉइंट आएगा वो कौन सा कहलाएगा? आपका थ्रू पॉइंट कहलाएगा, और उसके बाद फिर वो आगे निकल जाएगा, ऐसा होता रहता है। लेकिन कभी कभी वो थ्रू पॉइंट ऐसा होता है बेटा कि इतनी गहराई पर जाके आता है, इतना नीचे आता है, और आते ही तुरंत रिकवरी स्टार्ट नहीं हो जाती है, वो लंबे समय तक वहां ठहर जाता है। तो वही जो थ्रू वाला पॉइंट है वो क्या कहलाने लग जाता है? डिप्रेशन कहलाने लग जाता है। तो कभी कभी लोग रिसेशन को डिप्रेशन के रूप में, या कभी कभी थ्रू को डिप्रेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। लेकिन डिप्रेशन अल्टीमेटली डिफाइन होता है कैसे? दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ।
उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि मामला है क्या यहाँ पर। अब स्विंग में शुरुआत में रिकवरी होती है, रिकवरी के बाद एक्सपांशन होता है, बाद में फिर से एक्सपांशन होता है जिसे हम बूम कहते हैं और अल्टीमेटली वो पीक पर पहुंच जाता है जो कि टर्निंग पॉइंट होता है। अप स्विंग जो स्टार्ट होता है वो थ्रू से स्टार्ट होता है और खत्म होता है पीक पर जाकर। सिमिलरली जो डाउन स्विंग है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाद में फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम रिसेशन कहते हैं। वो रिसेशन जब पहुंचता है थ्रू तक और यहाँ लंबे समय तक रुक जाए अगर, और काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो उसे हम डिप्रेशन भी कह देते हैं। फिर टर्निंग पॉइंट आना ही है, हर रात की सुबह होनी है, उस रात की भी सुबह होनी ही है, वापस टर्निंग पॉइंट आता ही है। अप स्विंग जो है वो स्टार्ट होता है, ओ फिर से मैंने अप स्विंग लिख दिया है, डाउन स्विंग। डाउन स्विंग स्टार्ट होता है पीक से और खत्म होता है थ्रू या डिप्रेशन पर। मैंने सारी चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है। अगर ये वाला हिस्सा आपने ठीक से समझ लिया ना बेटा, तो बाकी चीजें जो है आसानी से आपसे बन जाएंगी। इस चैप्टर के आंसर आप बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ थॉट के साथ जो है वो आंसर कर पाएंगे। तो एक बार चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि मामला क्या है। अप स्विंग क्या होता है? अप स्विंग मैंने बता दिया बेटा। अप स्विंग के केस में जो लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिवली सोच रहे होते हैं, सबके सब जो है वो आशावादी होते हैं एक प्रकार से, कि फ्यूचर के बारे में लोग जो है वो अच्छा सोच रहे होते हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सामान खरीद रहे होते हैं, सारी चीजें ऑप्टिमिस्टिक। रिकवरी, एक्सपांशन और बूम हमने ऐसे डिवाइड किया था इसको। रिकवरी एक्चुअली स्टार्ट होता है, एक्सपांशन कोर होता है और बूम जो होता है वो इंस्टेंस स्टेज होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है। जो रिकवरी है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि इनिशियली ये स्लो स्लो इनिशियल राइज होता है आफ्टर थ्रू, और ग्रेजुअल हीलिंग होती है, धीरे 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 लोग उठकर खड़े हो रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने की धीरे धीरे कोशिश स्टार्ट करते हैं। देन एक्सपांशन आते आते ये मामला एक्सेलरेट हो चुका होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन हो रही होती है, कॉन्फिडेंस लोगों का काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। देन इसके बाद आता है इंटेंस रैपिड ग्रोथ, मैक्सिमम डिमांड होती है, ऑफन अनसस्टेनेबल, इतनी खतरनाक डिमांड जनरेट होने लग जाती है कि उसको सस्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई तो वापस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद स्टार्ट होता है, उसके पीछे यही कारण जिम्मेदार होता है। So it is the most intense part of the expansion where growth is rapid and potentially overheating। ये बार बार ये वर्ड यूज किया जाता है कि ग्रोथ जो है वो क्या हो चुका है, अ, इतना रैपिड है और ओवर हीटिंग हो गया है, जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हो गई है, तो फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। पीक जो पर पीक वाला जो पॉइंट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां ग्रोथ रुक जाती है और वापस डाउन टर्न स्टार्ट हो जाता है, वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो डाउन स्विंग होता है इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है, बैड ट्रेड। याद रखिएगा बेटा, जो डाउन स्विंग होता है उसमें माना जाता है कि इकोनॉमी में बैड ट्रेड हो रहा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड ट्रेड? इन सबको मिलाकर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, ऑल फॉलिंग फेजेस, सबको एक साथ मिलाकर बैड ट्रेड के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर लोगों के मन में आशा नहीं, निराशा घर कर गई होती है। वहां पर वो पेसिज्म के शिकार हो चुके रहते हैं, सब कुछ वहां पर नेगेटिवली सोच रहे होते हैं कि यार नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल शुरुआत का फेज होता है, यहाँ पर स्लो डाउन स्टार्ट तो हो जाता है बट इट इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और रिसेशन आते आते जो ये सिग्निफिकेंट हो चुका होता है, वाइड स्प्रेड डाउनवर्ड, मतलब किसी एक सेक्टर से स्टार्ट हुआ हो तो दूसरे सेक्टर तक पहुंच चुका होता है, किसी एक इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ हो तो ढेर सारी इकोनॉमीज को अपने गिरफ्त में वो ले चुका होता है। डिप्रेशन, याद रखना बेटा, डिप्रेशन हमेशा हो ही किसी बिजनेस साइकिल में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, लाख कोशिश कर ले कोई उसको ठीक करने का और ठीक ना कर पा रहे हो, सरकार लाख कोशिश कर रही है और बाकी इकोनॉमिस्ट हैं जो लाख कोशिश कर रहे हैं संभालने का, लेकिन चीजें संभाले नहीं संभल रही हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी जब कोलैप्स कर जाती है, जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म आ जाता है, तब हम उसे डिप्रेशन के नाम से पुकारते हैं। इसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है।
कि जब आपका जो रिसेशन है वो सीवर होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है। सिर्फ रिसेशन के होने से काम नहीं चलेगा। रिसेशन जब सीवर होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है, तब जाकर उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? हम उसे डिप्रेशन के नाम से पुकारते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, डिप्रेशन एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट होता है। ट्रू। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है बेटा, जहां पर डिक्लाइन भी स्टॉप हो जाता है और वापस रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ पर आता है। 4 फेजेस। वैसे तो हम लोगों ने इतने सारे फेजेस यहाँ पर काउंट कर लिए बेटा, है ना? हमने क्या क्या काउंट कर लिया? हमने रिकवरी काउंट कर लिया, एक्सपांशन काउंट कर लिया, बूम काउंट कर लिया, देन फिर यहाँ पर आ गया पीक, फिर आ गया कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर थ्रू। इतने सारे फेजेस वन बाय वन हमने काउंट कर लिए। लेकिन ब्रॉडली जो हमारे स्टडी मेट में दिया है और दुनिया में जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके हिसाब से जो ब्रॉड कैटेगरीज डिवाइड की जाती है वो 4 है। तो उन्हीं 4 फेजेस के बारे में, और आपको भी यही 4 फेजेस याद रखने हैं बेटा, है ना? मतलब आपसे कोई सिर्फ 4 फेजेस पूछ ले कौन से होते हैं, तो आपको स्टार्ट एक्सपांसन से करना है कि पहला फेज एक्सपांसन है, दूसरा पीक है, पीक के बाद वापस कॉन्ट्रैक्शन है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा, जिसे हम थ्रू के नाम से या डिप्रेशन के नाम से पुकारते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वो 4 फेजेस कौन से होते हैं, और नीचे 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए गए होते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में दिए गए होते हैं। तो आपको याद रखना, एक्सपांसन से स्टार्ट करना और वो 4 फेजेस लिखने हैं। एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद फिर क्या आएगा? पीक, पीक के बाद आएगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा थ्रू या फिर डिप्रेशन। तो ये 4 पॉइंट आपको अकॉर्डिंगली ऐसे ही आंसर करने हैं। पहला फेज यहाँ पर एक्सपांशन माना जाता है, जिसमें आउटपुट लगातार इंक्रीज हो रहा होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसी इकोनॉमी में भी जहां पर एक्सपांशन हो रहा हो, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा हो, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में टेस्ट किया जा रहा है और कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जा रहा है। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 12th में, कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब लोग एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाने वाले होते हैं और इन बिटवीन वो बेरोजगार होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक्सपांशन के फेज में हम ये नहीं बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, होता है, लेकिन सिर्फ कौन सा वाला होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर होता है। दूसरी बात यहाँ पर की जाती है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। आप जानते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर मामला एक्सपांशन का है, तो जो लोग भी रोजगार करना चाहते हैं, जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जिस वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को उस वेज रेट पर वो काम अवेलेबल है। ऐसा एजम्पशन लिया जाता है यहाँ पर। बैंक क्रेडिट एक्सपांड्स, लोग बहुत ज्यादा बैंक से यहाँ पर लोन ले रहे होते हैं, क्योंकि आसानी से लोन उनको मिल भी रहा होता है। एज डिमांड फॉर लोन इंक्रीजेस, एक्सपांशन कैन बी, लोन इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि लोग आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लोग सोचते हैं कि लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस से पैसा कमाएंगे, लोन वापस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट हम अपने पास रख लेंगे। क्योंकि लोग मार्केट के रिस्पेक्ट में, बाजार के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो डरे हुए नहीं हैं, वो उत्साहित हैं। दैट्स व्हाई वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या ले रहे होते हैं? लोन ले रहे होते हैं। एक्सपांशन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टार्ट, एक्सेलरेशन फेज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो एक्सपांशन वाला फेज होता है, जो शुरुआत वाला फेज है, उसे हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्ट और एक्सेलरेशन। वैसे तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, मेनली किसी भी फेज को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि कोई भी फेज तुरंत झटके से स्टार्ट नहीं हो जाता है, वो धीरे से स्टार्ट होता है, फिर एक्सेलरेट होता है, फिर पीक पर पहुंच जाता है, और फिर डाउन होना स्टार्ट होता है। तो हर फेज के लिए यही बात कही जाती है। आप किसी भी फेज के लिए पॉइंट लगा सकते हैं, हर एक फेज के लिए, कि वो 3 फेजेज में होता है। एक तो इतने सारे फेजेज हैं, उसमें से हर फेज जो है वो 3 फेजेज में होता है, स्टार्ट, एक्सेलरेशन एंड स्पीड अप या पीक। देन जब आप पीक पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन अकर्स एट पीक एंड नॉट एट एक्सपांशन। जितना भी एक्सपांशन करना है कर लो, जब तक आप पीक पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। एट पीक एक्चुअल डिमांड इज स्टेगनेंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिमांड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ गया, अब तो कम होने वाला है। तो कम होने से पहले थोड़े समय के लिए, फॉर अ मोमेंट ओनली, वो डिमांड जो होता है वो ठहर जाता है, ना बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है। तो दैट्स वाई ये कहा जाता है, और एग्जाम में पूछा भी गया है बार बार आप लोगों से, याद रखिएगा, पीक पर जो डिमांड होता है वो क्या होता है? स्टेगनेंट होता है, ठहरा हुआ होता है। ठीक है।
ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज स्टैटिक, ग्रोथ रेट भी ठहर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, फिर हो गया, अब नीचे आना है, उल्टा आना है। तो बेटा एक बॉल भी जब आप नीचे से आसमान की ओर फेंकते हो तो वो ऊपर की ओर जा रहा होता है, फिर एक मोमेंट के लिए सही पर बॉल वहां पर ठहरता है, फिर नीचे आना स्टार्ट होता है ना। तो जब आप पीक पर हो तो पीक पर सारी चीजें ठहरी हुई रहती हैं, फॉर अ मोमेंट ओनली, हो सकता है थोड़े समय के लिए ऐसा हो, लेकिन पीक पर सारी चीजें जाकर ठहर जाती हैं थोड़े समय के लिए। तो बात चाहे एनुअल डिमांड की हो रही हो, बात चाहे यहाँ पर ग्रोथ रेट की हो रही हो, वो थोड़ी देर के लिए वहां पर ठहर जाता है। एट पीक ग्रोथ रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम एक्सेलरेशन टू डेसिलरेशन। ठीक है बेटा, एक्सेलरेट हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, फिर यहाँ पर जाके फिर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब सारी चीजें ऊपर जाने के बजाय नीचे जानी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाएगा, प्रॉफिट बढ़ रहा था, प्रॉफिट कम होने लग जाएगा। लोन लोग ज्यादा मात्रा में ले रहे थे, क्रेडिट बढ़ रहा था, क्रेडिट लगातार कम, सब उल्टा होना चालू हो जाता है बेटा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। प्राइजेस रीच देयर हाईएस्ट लेवल एट पीक फुल कैपेसिटी एंड डिमांड, उसके पीछे जो कारण जिम्मेदार होता है। प्राइजेस के बारे में याद रखना बेटा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो पीक होता है वहां पर प्राइजेस भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, इकोनॉमी में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसलिए जब किसी भी इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो लोगों के मन में, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके मन में, जो सरकार होती है उसके मन में एक हल्का सा डर आने लग जाता है कि कहीं हम पीक पर तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि पीक पर आना कोई खुशी की बात तो है नहीं, क्योंकि अगर आप पीक पर आ गए हैं इसका मतलब ये है कि वहां से नीचे गिरना तय है। और नीचे गिरना है मतलब पहले आएगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर आएगा रिसेशन, और भगवान न करे कभी किसी इकोनॉमी के साथ ऐसा हो, डिप्रेशन की सिचुएशन भी वहां पर आ सकती है। तो महंगाई का हद से ज्यादा बढ़ जाना, क्योंकि हाईएस्ट महंगाई कब होती है, जब पीक पर होता है। रीजन ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही होती है। भाई जितना बना सकते थे सब बना दिया यार, सब बेच दिया, सब सप्लाई कर दिया, उसके बावजूद डिमांड आए जा रही है, आए जा रही है। हम कैसे करेंगे वो डिमांड पूरा, क्योंकि हम तो वैसे ही फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, और डिमांड आ रही है, उसे हम कैसे कैटर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय, नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ा करते थे कि सप्लाई जो है वो डिमांड को फॉलो करता है। हम किसी भी इकोनॉमी में हमेशा ये मान के चलते हैं कि सरप्लस कैपेसिटी होती है, तो डिमांड जितनी जनरेट करनी करो, तुम जितना एग्रीगेट डिमांड क्रिएट करोगे उतनी हम एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट कर देंगे, प्रोड्यूसर्स का ये कहना होता है। तो हमेशा एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई क्या कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है। लेकिन पीक के केस में क्या होता है, उस एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी होती है। तो डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई लिमिटेड हो गई। दैट्स वाई प्राइस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप जानते हैं बेटा, डिमांड अगर ज्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड हो तो प्राइस का तो बढ़ना तय है। और प्राइस बढ़ गया है मतलब लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे केस में क्या हो जाती है, हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीक ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस। और इसके बाद फिर स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन। इन कॉन्ट्रैक्शन फेज द एज अ रिएक्शन फॉर द चेंज द प्रोड्यूसर कैंसल्स ऑर्डर फॉर द इक्विपमेंट। अब कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, धीरे 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 जो प्रोड्यूसर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके मन में डर आने लग जाता है। आगे उसको सर्टेनिटी क्या होता है, बिजनेसमैन भी कोई पैसा तब इन्वेस्ट करता है जब उसको आगे चीजें सर्टेन नजर आ रही हो कि भाई पैसा कमाने का मौका है। जब वो आगे पढ़ नहीं पाता है, इकोनॉमी को समझ नहीं पाता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, देन फिर ये क्या करता है, कैपिटल गुड्स के ऑर्डर कैंसिल करना स्टार्ट कर देता है। कैपिटल गुड्स मतलब उसने मशीनरी के लिए ऑर्डर किया होगा, उसने कोई नई फैक्ट्री इंस्टॉल करने के बारे में या इस्टेब्लिश करने के बारे में विचार किया होगा। ये सारी चीजें जब बिजनेसमैन कैंसिल करना चालू कर देता है तो फिर अलार्म बज जाता है, खतरे की घंटी बज जाती है कि भाई हो गया, पीक गुजर चुका है और अब आ चुका है डाउनफॉल, क्योंकि ये बिजनेसमैन कुछ इस प्रकार से बिहेव करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो याद रखना बेटा, कैंसिल, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं अपना जो ऑर्डर होता है इक्विपमेंट्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जो उनके कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स के ऑर्डर कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। बैंक क्रेडिट श्रिंक, अभी जब तक चल रहा था एक्सपांशन तब तक तो लोग बहुत मजे से लोन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है धीरे धीरे इकोनॉमी में ये देखने को मिलता है कि लोग अब लोन लेने से कतराने लग गए हैं। लोग अब उधार में पैसे नहीं ले रहे हैं, इवन जो पहले लोगों ने उधार में पैसे लिए थे वो चुका नहीं पा रहे हैं। जब इस प्रकार के सिम्टम्स वहां नजर आने लग जाते हैं तो ये भी इस बात का इंडिकेटर होता है कि कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। इन कॉन्ट्रैक्शन फेज डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन।
इनपुट मतलब 4 प्रकार के इनपुट होते हैं बेटा, जानते हो आप, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जब इनकी डिमांड कम हो जाती है, मतलब प्रोड्यूसर डरा हुआ है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहा है, दैट्स वाई वो इनपुट कम कर देता है, और इनपुट कम कर देगा तो इनपुट के प्राइजेस भी मार्केट में डाउन हो जाते हैं। प्राइजेस काफ़ी लो हो जाते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है बेटा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो कम ही मिलेगा। नई फैक्ट्री नहीं डलेगी तो नए लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड्स बोथ रिसेशन एंड डिप्रेशन। जब हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो जो शुरुआती फेज होता है वही कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा। उसके बाद जब नीचे एक्सट्रीम लेवल पर आता है तो उसे हम रिसेशन कहते हैं, और वो रिसेशन जब सीवर हो जाता है और जब वो रिसेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो फिर उसे हम मजबूर हो जाते हैं डिप्रेशन कहने के लिए। बैड ट्रेड हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा यहाँ डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। लास्ट जो स्टेज होता है, जो बिल्कुल बॉटम में आता है, उसे हम थ्रू कहते हैं, और कभी कभी वो जो थ्रू होता है वो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है, नॉट ऑलवेज लेकिन कभी कभी। सो प्रोडक्शन इज एट इट्स लोवेस्ट। जब थ्रू का पोजीशन होता है तो प्रोडक्शन सबसे कम हो रहा होता है। सेल्स डिपार्टमेंट जो है अंडर मोस्ट स्ट्रेन, सबसे ज्यादा परेशान जो होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वो बेचना चाह रहा है, सस्ते दाम पर बेचना चाह रहा है, जितने में बनाया है उससे भी सस्ते में बेचना चाह रहा है, भाई कोई तो खरीद लो, और कोई वहां पर सामान खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसा मार्केट में माहौल हो गया है कि आप सस्ते से सस्ते दाम पर बेचना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप मिट्टी के दाम पर सामान बेचना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां पर खरीदने को तैयार नहीं है। इंटरेस्ट रेट एट देयर लोवेस्ट। बैंक लोन देना चाह रही है, लोग लोन लेने को भी तैयार नहीं है, बिकॉज अनसर्टेनिटी का माहौल है। ठीक है, तो बैंक वाले क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट का रेट नीचे करते करते इतना नीचे कर देते हैं कि वो लोवेस्ट पर पहुंच जाता है। हाई डिमांड फॉर कैश। ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, कैश की डिमांड बढ़ा देते हैं। कैश मतलब जो लीगल टेंडर है, वो किसी और फॉर्म में अपने पास अपनी संपत्ति नहीं रखना चाहते हैं, बैंक में तो कतई नहीं रखना चाहते हैं कि भाई पैसा डूब जाएगा। जो लोग होते हैं वो अपने पास क्या करते हैं, कैश की डिमांड बढ़ जाते हैं। अचानक से आरबीआई को ये महसूस होता है या सेंट्रल बैंक को ये महसूस होने लग जाता है इकोनॉमी के, कि यार अचानक से लोगों ने कैश की डिमांड क्यों बढ़ा दी है, कि कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए। अदरवाइज और भी तरीके होते हैं मनी के, उस तरीके से डील होता है, लेकिन यहाँ पर कैश की डिमांड काफी ज्यादा लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो उसे होल्ड करना चाह रहे हैं, जमा करके रखना चाह रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में अपनी सारी संपत्ति को। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट एट द डिप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये इतनी बुरी स्थिति होती है कि चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति फैली हुई रहती है, तो हर प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पाया जाएगा, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। एक्सेस कैपेसिटी इज द मोस्ट सीवर एट थ्रू। कैपेसिटी एक्सेस हो जाती है, इतनी सारी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सारे प्रोड्यूसर्स के पास, वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बना भी लेंगे तो बेचेंगे किसको, कोई खरीदने को तैयार नहीं है यहाँ पर। तो उनकी जो भी कैपेसिटी होती है वो एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी हमने वहां पढ़ा था बेटा पीक में, कि कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है ना, कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ थ्रू तक आते आते, डिप्रेशन तक आते आते, कैपेसिटी जो है वो आपकी क्या हो जा रही है, आइडल हो जा रही है, बिना किसी काम के खाली पड़ा हुआ है, एक्सेस कैपेसिटी है। रैम्पंट अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड जो यहाँ पर यूज किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जहां देखोगे वहां अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरा पड़ोसी बेरोजगार है, मेरा इधर वाला पड़ोसी भी बेरोजगार है, इधर वाला पड़ोसी भी बेरोजगार है, मैं खुद भी बेरोजगार हूँ, सब बेरोजगार है वहां पर। इस प्रकार की स्थिति वहां पर अराइज हो जाती है। प्राइजेज आर लो, बार बार रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। अ थ्रू इज द नॉर्मल लो पॉइंट। बेटा यहाँ पर अगेन एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कि डिप्रेशन और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है। थ्रू एक नॉर्मल टर्निंग पॉइंट होता है जो हर प्रकार की इकोनॉमी में आता ही आता है, लेकिन बात जो डिप्रेशन की होती है, तो डिप्रेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो सीवर होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है, और इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, तभी और सिर्फ तभी हम उसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। पेसिमिज्म रीचेस एट पीक। यहाँ पर पेसिमिज्म जो होता है, जो डर का माहौल होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी होती है। चलिए, रिकवरी, और यहां से फिर हमारी इकोनॉमी क्या करती है, रिकवर करना स्टार्ट करती है। एक्सपांसन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, एक्सपांसन के बाद फिर आया बूम, पीक पर पहुंच गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर वो थ्रो पर पहुंच गया, देन वापस हमारी इकोनॉमी क्या करती है, यहाँ से रिकवर करती है। रिकवरी फेज फीचर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवर्सिंग फ्रॉम देयर लोवेस्ट पॉइंट।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बेटा यहाँ पर। कैसे लोगों को समझ में आता है कि रिवर्सल का पॉइंट आ चुका है? कैसे लोगों को समझ में आता है कि इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट कर गई है? सबसे पहले चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो गई है। सबसे पहले किसी बंदे को अगर रोजगार वहां पर मिलता है तो वो है लेबर मार्केट में। जो एकदम लो वेज जॉब होते हैं ना, बिल्कुल जो मजदूरी का काम कर रहे होते हैं, सबसे कम जो डेली वेजेस पर काम कर रहे होते हैं, सबसे कम कीमत पर जो काम कर रहे होते हैं, उनको धीरे धीरे रोजगार मिलना चालू होता है। क्योंकि वो तक सबके सब क्या हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे। तो जब वहां से बिल्कुल लो वेजेस वाले कि बिजनेसमैन सोचता है यार बड़े बड़े मैं किसी ऑफिसर को रखूं या ना रखूं, किसी मैनेजर को अपॉइंट करूं ना करूं, धीरे से बिजनेस तो स्टार्ट करूं। जब बिजनेसमैन की जेब से पैसा निकलना स्टार्ट होता है, जब वो धीरे धीरे उन मजदूरों को पैसा देना स्टार्ट करता है और काम धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ये इकोनॉमी में सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि ये दो वाला सिचुएशन, थ्रू वाला सिचुएशन जो है वो खत्म हो गया है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन खत्म हो गई। अब धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, रिकवर करना स्टार्ट कर रही है। तो याद रखना, लेबर मार्केट वाला पॉइंट एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट अब खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। Employers are encouraged to hire more workers. This is because in recovery phase, real output begins to increase. Again, जब रिकवरी फेज के बारे में चर्चा की जाए तो एक पहला फेज होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्पीड अप और तीसरा होता है एक्सेलरेशन। हर फेज के बारे में ये तीन फेज एप्लीकेबल होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। धीरे से स्टार्ट होना, देन फिर स्पीड अप होना, देन एक्सेलरेट होना। तो ये दोनों तीनों चीजें हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। छोटी सी समरी मैंने आपके लिए बनाई है यहाँ पर। एक्सपांसन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, प्राइस बढ़ रहा होता है, लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्रेडिट लगातार एक्सपांड हो रहा होता है। की फीचर है नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, लगभग लगभग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो गई होती है। आप देख रहे हैं रिदमिक इसी को कहते हैं, सारी चीजें एक रिदम में यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, अच्छी अच्छी होती जा रही हैं। देन पीक पर आप पहुंचते हैं तो ये मैक्सिमम हो चुका होता है, ये लगभग मैक्सिमम हो चुका होता है, प्राइस हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच चुकी होती है, लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्रेडिट हद से ज्यादा एक्सपांड कर चुका होता है, डिमांड वहां पर जाकर स्टैग्नेंट हो जाता है क्योंकि वो पीक पर पहुंच गया है। तो ये इस प्रकार से मैंने एक समराइज करके टेबल बनाया हुआ है जिससे कि आप सवालों के जवाब दे पाए। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस। लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है क्या? नहीं, चलिए और पढ़ लेते हैं। 1 घंटे का ये तो हो रहा है, आधे घंटे और करते हैं, कवर देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे में शायद खत्म हो जाएगा क्योंकि मेन मुद्दा जो सबसे ज़्यादा समझाने वाला था वो यहीं पर था। आगे की चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ रीड कर लेने मात्र से बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आने लग जाती हैं, नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, भाई कैसे पहचानेंगे कैसे हम कि बिजनेस साइकिल अभी कौन से फेज में चल रहा है? अभी हमारा जो है रिकवरी फेज है कि कॉन्ट्रैक्शन है कि बूम आ गया है कि पीक आ गया है, कौन सा है? कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी को जो लोग काफ़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इकोनॉमिस्ट जब उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो उनको कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे समझ में आता है कि कौन सा फेज चल रहा है या कौन सा फेज आने वाला है। और कभी कभी तो क्या होता है ना, जब वो फेज में आ चुके होते हैं तब पता चलता है, या गुजर जाता है तो समझ में आता है कि अरे यार ये तो गुजर गया। तो दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं बेटा, मेनली जो ब्रॉडली होते हैं। एक होता है लीडिंग और दूसरा होता है लैगिंग। लीडिंग का मतलब ये फ्यूचर के बारे में आपको बताता है कि क्या होने वाला है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो पहले से बता देता है कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बाद में पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या हो चुका है, तो वो लैगिंग होते हैं। वो इंडिकेटर्स बाद में नजर आते हैं, इकोनॉमी में पहले वो घटना हो चुकी थी, इकोनॉमी पहले पीक पर पहुंच चुकी है, वो इंडिकेटर बाद में बता रहे कि अरे पीक में पहुंच गया था। इकोनॉमी में पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो बाद में बताता है अरे भाई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है यार, तुमको पता नहीं चला क्या? 2 महीने हो गए इस बात को। वो बाद में हमको बताता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले हमको बता देती हैं, वो लीडिंग है, जो बाद में बताते हैं वो लैगिंग है। लीडिंग इंडिकेटर्स इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर चेंजेस बिफोर। ये इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो पहले ही चेंज हो जाते हैं, पहले ये इंडिकेटर चेंज होते हैं, बाद में हमारी इकोनॉमी चेंज होती है। बिफोर ये प्रोएक्टिव होते हैं। जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं चेंजेस आफ्टर। इकोनॉमी पहले चेंज हो चुकी है, इकोनॉमी पहले ही जो है वो एक्सपांशन, रिकवरी से एक्सपांशन में पहुंच गई है, एक्सपांशन से बूम में पहुंच गई है, और ये भाई सब बाद में हमको बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया यार।
इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ऑब्वियस सी बात है, ये पहले से जानकारी दे देता है तो ये हम वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करता है। आउटपुट चेंजेस बिफोर इंडिकेटर चेंजेस, ये सेम बातें वहां पर बताई जा रही है बेटा, दोनों बातें। इट प्रोवाइड्स इनिशियल सिग्नल, ये इनिशियल सिग्नल देता है और ये सिग्नल सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है। ये शुरुआत में एक संकेत हमको देता है, सिग्निफाई करता है कि भाई क्या होने जा रहा है इकोनॉमी में। ये क्या होता है, फाइनल कंफर्मेशन होता है कि अरे वो जो सिग्नल मिल रहा था ना पहले, हाँ अब पता चला भाई कि वो कंफर्म है, ऐसा ही हुआ था इकोनॉमी में। तो ये फाइनल कंफर्मेशन होता है। लैगिंग इंडिकेटर्स शो पास्ट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। अगेन अब मामला यहाँ पर रटने वाला आ जाता है, तो मैं कुछ बातें यहाँ पर जो समझाने लायक हैं वो समझा दिए रहता हूँ, अदरवाइज आपको रट ही लेना है सीधे सीधे। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस या स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है, जो शेयर मार्केट होता है, वो शेयर मार्केट जो होता है ना वो लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। मतलब शेयर मार्केट को देखकर आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है। अगर शेयर मार्केट में प्राइसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो ये बुरा संकेत होता है। क्योंकि इस शेयर मार्केट में प्राइस कम हो रहा है, मतलब वो लोग जो लगातार इकोनॉमी में नजर बना के बैठे हुए हैं, जो एक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो धीरे धीरे अपने पैसे शेयर मार्केट से निकालते जा रहे हैं और कहीं और लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको इकोनॉमी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये एक बुरी बात मानी जाती है। तो शेयर मार्केट होता है। दूसरा होता है न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कोई बिजनेसमैन बता के तो काम करेगा नहीं कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि यार गड़बड़ होने जा रहा है। अगर आपको मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बिजनेसमैन ने नए प्लांट और नए मशीनरी का ऑर्डर देना कम कर दिया है, तो ऐसा क्यों है कि इतने सारे बिजनेसमैन के मन में डर कहाँ से आ गया अचानक से। तो इससे भी बात समझ में आ जाती है कि मामला यहाँ पर न्यू ऑर्डर कम दिया जा रहा है, तो समझ में आता है कि मामला बिगड़ने जा रहा है। नए ऑर्डर ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो इससे बात समझ में आती है कि भाई बिजनेसमैन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। अगर वो ऑर्डर कम कर देता है या ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो यहाँ से बात समझ में आती है कि पेसिमिस्टिक है। तो उससे समझ में आता है कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है। न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए लगातार जो गवर्नमेंट होती है या दूसरे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सर्वे वगैरह कर रही होती हैं कि कंज्यूमर कितने कॉन्फिडेंस में है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में होता है तो वो ढेर सारा पैसा खर्च करता है, वो ढेर सारा पैसा खर्च करता है तो बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस आता है, और फिर बिजनेसमैन और पैसा खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। लेकिन अगर कंज्यूमर में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, कंज्यूमर ही पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, तो बिजनेसमैन के पास पैसा पहुंचेगा नहीं, तो बिजनेसमैन के पास कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस, फिर इकोनॉमी। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे देश की सरकार पता लगाती है हर 6 महीने में, हर 1 साल में, कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है। अगर बेरोजगारी बढ़ गई है तो बाद में समझ में आता है कि हे भगवान इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अगर बेरोजगारी कम हो गई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो समझ में आता है कि वाह हमको तो पता ही नहीं था यार, हमारी इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है। बाद में पता चलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप पहले नहीं पता लगा सकते, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बाद में पता चलता है, जो घटना हो चुकी होती है उसके बाद। बैंक लैंडिंग एंड कमर्शियल लैंडिंग। बैंक लैंडिंग अगर लगातार कम होता जा रहा है, कमर्शियल लैंडिंग अगर लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो वो भी जो होता है लैगिंग इंडिकेटर होता है। मतलब पहले इकोनॉमी में जो है निराशा आ चुकी होती है और उसके बाद फिर बैंक की लैंडिंग्स कम होती है, या पहले इकोनॉमी में जो है वो आशा काफी आ चुकी होती है, इकोनॉमी ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी होती है, और ढेर सारा लोन वोन लेना स्टार्ट कर देती है। बाद में चल के हम देखते हैं कि यार कितना लोन दिया लोगों को, तो पता है इतना सारा लोन दे दिया कि अरे इकोनॉमी तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक चल रही है। तो बाद में समझ में आता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो बाद में पता चलता है कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड में क्या हुआ था। लेबर कॉस्ट पर यूनिट या फिर एवरेज वेज रेट। अगर एवरेज वेज रेट जो है वो आपका कम रहा है, मतलब लोगों को आपने कम से कम जो है वो वेजेस पे किया है, तो वो इंडिकेटर होता है। या ज्यादा वेजेस आपने पे किया है, वो इस बात का इंडिकेटर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई। महंगाई से भी समझ में आता है कि महंगाई अगर लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, बिजनेसमैन भी खुश है, कंज्यूमर भी खुश है। लेकिन अगर महंगाई लगातार कम होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने डिमांड कम कर दिया है, और लोगों ने डिमांड अगर कम कर दिया है, इसका मतलब कुछ तो डर है उनके मन में, लोग पेसिमिस्टिक हो गए हैं। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी बात समझ में आती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कोइंसिडेंट होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, आपके कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब सेम टाइम।
अभी हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो तुरंत बता देंगे। इसमें जीडीपी आता है, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, इन्फ्लेशन आता है, जिसमें जीडीपी आपको याद रखने की जरूरत है बेटा, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है जीडीपी के बारे में। जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पर, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स है, रिटेल सेल्स है, पर्सनल इनकम है, इन्फ्लेशन है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। कॉन्करेंट इंडिकेटर्स में शो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। लीडिंग इंडिकेटर्स एंटिसिपेट द टर्निंग पॉइंट while लैगिंग इंडिकेटर्स प्रोवाइड द फाइनल कंफर्मेशन। जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो एंटिसिपेटेड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं, कंफर्मेशन देने का काम कौन करता है? लैगिंग। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। जो एक और टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में टेस्ट किया जा रहा है वो है कॉजेज। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कि आखिर ये बिजनेस साइकिल होता ही क्यों है, क्यों ये वेव लाइक चल रहा होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, आखिर कौन से कारण इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं? तो एक बोला जा रहा है यहाँ पर इंटरनल कॉजेज, जिसे हम एंडोजीनियस भी कहते हैं, और एक होता है आपका एक्सटर्नल कॉजेज, जिसे हम एक्सोजीनियस भी कहते हैं। फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। अब आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है वही कम हो गई। इकोनॉमी का अपना इंटरनल मामला है, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, इसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है, बाकी दूसरी इकोनॉमी से, बाकी दूसरे लोगों से कोई लेना। हमारी अपनी इंडियन इकोनॉमी, भारत का नक्शा देख लो आप, अपने साथ ही गड़बड़ है भाई, यही डिमांड कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से बार बार आपको टेस्ट किया गया बेटा, याद रखना इफेक्टिव डिमांड। जो एक कारण जिम्मेदार होता है वो कौन सा कारण होता है? इफेक्टिव डिमांड में फ्लक्चुएशन। अगर इफेक्टिव डिमांड कम होती जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, इफेक्टिव डिमांड अगर बढ़ती जा रही है अपना ही कारण जिम्मेदार है। हम दुनिया से क्या सिकवा करें, हमारा खुद इफेक्टिव डिमांड कम हो रहा है या बढ़ रहा है। दूसरा इसमें होता है बेटा फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। डिमांड तो हमारे कंज्यूमर्स क्रिएट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है, हम बाकी दुनिया के लोगों से क्या शिकायत करें? हमारे ही इन्वेस्टर्स डरे सहमे बैठे हुए हैं, हमारे ही प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब इंटरनल मामला है बेटा, यहाँ पर इंटरनल कॉजेस हैं। वेरिएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लो बताओ, कहाँ हम कंज्यूमर से शिकायत कर रहे थे, कहाँ हम इन्वेस्टर से शिकायत कर रहे थे, यहाँ तो खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं तो इकोनॉमी में क्या हो जाता है सर? थोड़ा सा उछाल आ जाता है, जैसा कि चुनाव के टाइम पर होता है। अब हमेशा देख लेना, कभी जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, खासकर नेशनल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो देश की सरकार इतना पैसा खर्च करती है, इतना पैसा खर्च करती है, क्योंकि वो चाहती है कि हर एक के जेब में पैसा रहे, तो लोग अपने आप को खुश महसूस करें, और खुश महसूस करेंगे तो देश की सरकार को वापस वोट देंगे और उन्हीं की सरकार वापस आएगी। तो ये लोग जब चुनाव होने वाला होता है, जिस टाइम पर इलेक्शंस होने वाले रहते हैं, एट दैट टाइम क्या करते हैं? ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक कारण जिम्मेदार होता है इसके पीछे। और फिर है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पॉलिसीज पढ़ते हैं ना, फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज, आगे चल के हमारे इसी चैप्टर में इसका भी डिस्कशन किया गया है अगेन। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कौन बना रहा है? अगर हम फिस्कल पॉलिसीज के बारे में जिक्र करें तो देश की सरकार बना रही होती है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जिक्र करें तो हमारे देश की सरकार ही आरबीआई से बनवा रही होती है, सेंट्रल बैंक से बनवा रही होती है। तो सारा मामला हमारा इंटरनल है, बाहर के लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे इकोनॉमिक मामले हैं। और फिर मामला आता है मनी सप्लाई, और एक आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक कारण जो जिम्मेदार है वो है मनी की सप्लाई। अगर मनी की सप्लाई काफी ज्यादा है इकोनॉमी में तो लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, वो डिमांड क्रिएट करते हैं। वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है? ढेर सारा नया नया फैक्ट्री डाल रहा है, प्रोडक्शन करते जा रहा है, सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक चल रहा है। लेकिन अगर देश की सरकार ने मनी की सप्लाई कम कर दी है, अगर कोई भी फिजिकल या मॉनेटरी मेजर लगाकर उन्होंने पैसे एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो फिर लोगों की जेब में पैसे कम हो जाते हैं, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो डिमांड कम कर देते हैं। और अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी निराश हो जाते हैं कि यार हम इतना सामान बना रहे हैं, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, वो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। और कभी कभी ये सब कारण जिम्मेदार नहीं होते हैं बेटा, एक कारण होता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसे पेंडेमिक के टाइम पर तो इनमें से ऊपर में से कोई भी कारण जिम्मेदार नहीं था, लेकिन बावजूद इसके लोगों की साइकोलॉजी ऐसी हो गई थी, लोग डरे हुए थे, अनिश्चितता का माहौल था, कोई पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा था। साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कभी कभी। सब कुछ ठीक चल रहा है इकोनॉमी में लेकिन लोग डर गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन लोग डर गए हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है? इकोनॉमी में रिसेशन आता है या बाकी चीजें आती हैं।
एक्सटर्नल कॉजेज में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम काउंट करते हैं बेटा है वो है वॉर, और वॉर खत्म हो जाने के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अगर किसी इकोनॉमी, किसी एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो, तो वॉर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो सेक्टर होते हैं उनमें बूम आ जाता है, और जो दूसरे सेक्टर होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं वैसे केसेस में। जैसे वॉर के केस में एंटरटेनमेंट का सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। लोग कौन एंटरटेनमेंट के लिए घर से बाहर निकलेगा या बाकी जगह पर जाएगा? वॉर हो रहा होता है, लोग एंटरटेनमेंट से कट चुके होते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में बात करें और किसी चीज के बारे में बात करें, तो वो जोरों शोरों से धड़ल्ले से उनका बिजनेस चल रहा होता है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर जिम्मेदार है। वॉर पीरियड के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स इंक्रीजेस, मोस्ट रिसोर्सेज, पूरी इकोनॉमी के जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए। तो ये दिक्कत होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्नोलॉजी शॉक्स। अगर अचानक से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या पुरानी टेक्नोलॉजी धराशायी हो जाए, बर्बाद हो जाए, जैसे अचानक से एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है पिछले 4-5 वर्षों के दौरान, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से ये एक्सटर्नल कॉजेज हैं। उससे कोई एक इकोनॉमी है जो काफ़ी ज़्यादा बूम कर जा रही है, कोई एक सेक्टर है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जा रहा है, वहीं कोई दूसरा सेक्टर होगा जो इस नई टेक्नोलॉजी के कारण बर्बाद हो जा रहा होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल शॉक भी होता है कभी कभी इस कारण से। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। नेचुरल फैक्टर्स हैं बेटा, नेचुरल फैक्टर्स मतलब नेचुरल कैलेमिटी एटसेट्रा। अगर अचानक से बाढ़, भूकंप, सुनामी कुछ आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो उससे पूरी इकोनॉमी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई क्या ही कर लेगा। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जिक्र करते हैं तो इसका भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज फास्टर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है 10% से, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है 10% से, मतलब रिसोर्सेज ग्रो कर गए हैं 10% से, और उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाले लोग भी ग्रो कर गए हैं 10% से, देन इट्स ओके, सबके सब पैरिटी पर रहते हैं। और अगर इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन कम ग्रो कर रहा है, ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, कंज्यूम करने वाले लोग धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं, तो कम लोगों के हिस्से में ज्यादा चीजें आने लग जाती हैं। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, होता उल्टा है। इंडिया जैसी इकोनॉमी में या चाइना जैसी इकोनॉमी में जिसमें पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर जा रहा है, और जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उतनी तेजी से हमारे रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे हैं, उतनी तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ जाते हैं इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। तो इफ प्रोडक्शन population grows faster than the economic growth, per capita income falls, पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जाता है, लेसर सेविंग्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में बचत भी यहाँ पर लगातार कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल इवेंट्स, अगर अचानक से, भगवान न करे ऐसा हो, पर अचानक से मोदी जी की सरकार कल खत्म हो जाती है, तो तुरंत पूरे हिंदुस्तान में एक अनसर्टेनिटी का माहौल आ जाएगा। आप और हम ही पैसे खर्च करने से डरने लग जाएंगे, पता नहीं कल क्या होने वाला है। हाँ, स्मूथ ट्रांजिशन होता है, कल के डेट में मोदी जी के बाद कोई और आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी कारण से मोदी जी की सरकार बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, सत्ता से चली जाती है, पावर से बाहर हो जाती है, तो वैसी चीज़ों का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर कभी 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 होती है, तो उसका काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिन थ्योरीज के रिस्पेक्ट में आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। ये थ्योरीज आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। एक थ्योरी को हम कहते हैं बेटा मॉनेटरी थ्योरी। ये थ्योरी हॉर्ट रे इन्होंने दिया हुआ है। इनका स्टेटमेंट है कि ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। सब कुछ पैसे के बेसिस पर होता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले साइकोलॉजी के बारे में जिक्र कर रहे थे ना, कि कभी कभी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जिस कारण से ऐसा होता है वैसा होता है, नेचुरल कैलेमिटी, ये वो दुनिया जहान की बातें पढ़ रहे हैं। इनका कहना है ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो साइकिल चल रहा है ना, वेव लाइक साइकिल, ये इसलिए चल रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। तो बेटा आपको मॉनेटरी फिनोमिना याद रखना है, खासकर प्योरली मॉनेटरी, और इन भाई साहब का नाम याद रखना है, और उसकी थ्योरी का नाम याद रखना है। ये तीनों चीजों को याद रखना है, इसके बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये तो प्रोफेसर पीगू ने दिया हुआ है। प्रोफेसर पीगू का ये स्टेटमेंट है कि मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशंस या एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ
ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। तो याद रखना, जब कभी भी हम वर्ड यूज करते हैं बिजनेस साइकिल को पढ़ते समय, कौन से वर्ड यूज करते हैं? ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म, जैसा हम कई बार यूज कर चुके हैं अभी तक। तो ये शब्द किसने दिया हमको? प्रोफेसर पीगू ने दिया है। कौन सी थ्योरी में दिया है? साइकोलॉजिकल थ्योरी में दिया है उन्होंने। दूसरा, कभी भी हम एंटिसिपेशंस के बारे में जिक्र करते हैं, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कि भविष्य की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर किसी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ जा रहा है या किसी इकोनॉमी में एक्सपांशन आ जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस का भी जिक्र कौन करते हैं? प्रोफेसर पीगू करते हैं। तो याद रखना बेटा, एक्सपेक्टेशंस वर्ड कहीं पर आ जाए, ऑप्टिमिज्म वर्ड आ जाए, पेसिमिज्म वर्ड आ जाए, इसका सीधा संबंध प्रोफेसर पीगू के साथ है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस साइकिल को डिफाइन किया है कि वो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। फिर एक थ्योरी है जो प्रोफेसर कीन्स ने दी है, उनका कहना है कि इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी है। सब कुछ इकोनॉमी में डिमांड के थ्रू गवर्न होता है, डिमांड बढ़ने से, डिमांड घटने से यहाँ पर जो ये बिजनेस का साइकिल है वो क्रिएट होता है। तो इनका कहना है कि जो कुछ भी है वो सब का सब इफेक्टिव डिमांड है। जैसे हम क्लास 12th में पढ़ते थे बेटा, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के बारे में हम पढ़ते थे कि डिमांड और सप्लाई जो होता है वो पूरे के पूरे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ये प्रोफेसर कीन्स का है। अगर आपको क्लास 12th में याद आ रहा होगा तो वहां भी हम लोगों ने प्रोफेसर कीन्स के नाम से ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को वहां पर पढ़ा था और समझा था। So fluctuations in economic activities are due to fluctuations in aggregate effective demand. और डिमांड ही जो होता है वो सप्लाई क्रिएट करता है। इनके हिसाब से मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि इकोनॉमी में ये माना जाता है कि पहले कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करेगा, और हमारे पास तो सरप्लस कैपेसिटी है ही, तुम बताओ तुम्हारी कितनी डिमांड है तो हम सप्लाई भी क्या कर देंगे? क्रिएट कर लेंगे। दैट्स वाई सप्लाई वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने जो शब्द प्रयोग किया है वो है इफेक्टिव, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। ऑल्टरनेटिवली कुछ और शब्दों का प्रयोग भी कीन्स ने किया है अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते समय। उनका कहना है कि ट्रेड साइकिल अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच। ये दूसरा वर्ड भी आपको याद रखना है बेटा। उनका कहना है कि मिसमैच हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या हो जाता है? मिसमैच। चूंकि दोनों में मिसमैच हो जाता है, दैट्स वाई ये बिजनेस का साइकिल यहाँ पर क्या होता है? डेवलप होता है। तो प्रोफेसर कीन्स दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ वो बोलते हैं एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, और दूसरा कहते हैं ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिसमैच कर जाता है, दैट्स वाई ये सारी समस्याओं का जन्म होता है। तो कॉजेस कौन से बताए हैं प्रोफेसर कीन्स ने? बेसिकली वो कॉजेस बताते हैं इफेक्टिव डिमांड को, और उसके बाद क्योंकि डिमांड बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ता घटता है, उसके हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता घटता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती घटती है, और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं वो उसे क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं कौन? प्रोफेसर कीन्स। तो याद रखना, सिर्फ डिमांड के बारे में बात नहीं करते हैं, वो डिमांड और सप्लाई दोनों के बारे में बात करते हैं, और डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से जो कंजम्पशन का लेवल है वो चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो चेंज होता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जिक्र कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिक्र कर रहे हैं। जो तीसरा पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है देश की सरकार। देश की सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डिस्कस कर रहे हैं। इवन जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं दो प्रकार की, एक को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज और दूसरे को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, इनका भी वो जिक्र कर रहे हैं कि ये सब मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस साइकिल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक थ्योरी है जो, मैं इसका नाम शम्पीटर पढ़ेंगे क्या इसको? शम्पीटर। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है इनोवेशन की थ्योरी। नाम याद रखना बेटा, नाम से पूछा जा रहा है। इनका कहना है इनोवेशंस, ट्रेड साइकिल अकर्स ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशंस। कि जब कोई चीज नई तरीके से इनोवेट होती है तो लोगों के मन में वापस एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आ जाती है, लोग और बेहतर तरीके से काम करने लग जाते हैं। जब इनोवेशंस की कमी हो जाती है, लोग वही वही ट्रेड करके थक जाते हैं, देन फिर वो क्या कर देते हैं? बिजनेस स्लो डाउन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इनका ये कहना है कि इनोवेशन की थ्योरी है ट्रेड साइकिल अकर्स ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशंस ड्राइव द इन्वेस्टमेंट बूम्स, इनोवेशन फर्स्ट इनोवेशंस फर्स्ट कॉज बूम लेटर कॉन्ट्रैक्शन। जब कोई नई चीज, जैसे अभी इनोवेशन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो शुरुआत में वो क्या क्रिएट कर रहा है बेटा? बूम क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी में एक्सपांशन क्रिएट कर रहा है। देन फिर क्या होगा? यही चीज जो है वो हमारे अगेंस्ट चली जाएगी। जब लोग जरूरत से ज्यादा पैसा लगा लेंगे भेड़ चाल में चलते हुए, तो एक मौका ऐसा आएगा कि वो बबल बस्ट हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा।
तो वही कहा जाता है, इनका ये कहना है कि जो इनोवेशंस है वो शुरुआत में बूम क्रिएट करता है और बाद में फिर क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को जन्म देता है। तो एक और थ्योरी है जिसके बारे में अचानक से एग्जाम में पूछ लिया गया है, बुक्स वगैरह में ज्यादा जिक्र नहीं, बुक्स में तो इनका भी खास जिक्र नहीं है ना। निकोलस कार्ल्डर, इनके नाम से पूछा गया है। कॉबवेब थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डेवलप्ड एक्सप्लेनिंग साइक्लिकल पैटर्न इन द एग्रीकल्चरल मार्केट। तो ये तीन शब्द आपको आपस में रिलेट करके याद रखने हैं। कॉबवेब थ्योरी है, एग्रीकल्चरल मार्केट के लिए है, दिया किसने है, निकोलस कार्ल्डोर ने। साइक्लिकल बिजनेस वर्सेस नॉन साइक्लिकल बिजनेस। अब बिजनेस को यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है बेटा। बिजनेस के एक पार्ट को नाम दिया जा रहा है साइक्लिकल और दूसरे पार्ट को नाम दिया जा रहा है यहाँ पर नॉन साइक्लिकल बिजनेस। क्या होता है जल्दी से पढ़ते हैं, काफी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। बिजनेस whose fortunes are closely linked to rate of economic growth। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी के साथ बिल्कुल लयताल मिलाकर चल रहे होते हैं। इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो बिजनेस भी ऊपर जाएगा, इकोनॉमी नीचे आएगी तो बिजनेस भी नीचे आएगा। बेसिकली ये लग्जरी प्रोडक्ट वाले गुड्स होते हैं या जो उतने नेसेसरी किस्म के नहीं होते हैं ना, ये वैसे गुड्स होते हैं बेटा। आप नेसेसिटी के बारे में चर्चा कीजिए ना, जैसे कि दवाइयों के बारे में चर्चा कीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा बूम और रिसेशन से। अगर इंसान बीमार है तो बूम में भी उतनी ही दवाइयाँ खाएगा और रिसेशन में भी उतनी ही दवाइयाँ खाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बूम है तो यार सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो बीमार हो गए हैं तो एक काम करते हैं एक की जगह 4 टैबलेट खा लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। या रिसेशन चल रहा है यार, तबियत काफी ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने एक पूरी टेबलेट सजेस्ट की है, मैं एक काम करता हूँ उसके 4 टुकड़े करके 1/4 ही कंज्यूम कर लेता हूँ यार क्योंकि रिसेशन है। ऐसा नहीं होता है बेटा। नेसेसिटी के लिए इंसान कैसे भी करके क्या करता है, पैसे खर्च करता है। जब बात आती है लग्जरी की, जब बात आती है अननेसेसरी थिंग्स पर खर्च करने की, देन फिर जब मामला अनसर्टेनिटी पर आता है तो लोग वैसी चीजों पर पैसा खर्चा करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर लग्जरी और जब मैं चर्चा कर रहा हूँ नेसेसिटी, तो लग्जरी प्रोडक्ट का जो सेक्टर होता है वो सेक्टर लगातार इकोनॉमी के साथ मूव कर रहा होता है। जब बूम पर होगा तो वो बिजनेस भी टॉप पर चल रहा होगा, जब नीचे आएगा हमारा इकोनॉमी तो वो भी नीचे चला जाएगा। लेकिन नेसेसिटी हमेशा स्टेबल बनी हुई रहती है। मार्केट के फ्लक्चुएशंस के साथ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। So business whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth, also called cyclical cyclic साइक्लिकली सेंसिटिव बिजनेस या वल्नरेबल। ध्यान रखना बेटा, ये शब्द भी पूछ लिया जाता है। वल्नरेबल टू साइक्लिक चेंज, साइकिल की चेंज के साथ वो वल्नरेबल होते हैं बिजनेस। यहाँ पर लिखा गया है इंडस्ट्रीज रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द बिजनेस साइकिल्स, वाई लेस अफेक्टेड, क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स होते हैं, नेसेसरी गुड्स होते हैं, कैन नॉट बी पोस्टपोन कंजम्पशन, डिमांड हमेशा इनकी स्टेबल बनी हुई रहती है। जब बात एग्जांपल्स की आती है तो यहाँ दो एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझाए जाते हैं। सबसे पहला है कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री। बेटा पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, मैं मशीनरी लगा के करूंगा क्या, मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ उन चीजों को। तो कैपिटल गुड्स ऐसी चीज होती है जब बूम पर चल रहा होता है इकोनॉमी तो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मशीनरीज खरीद रहे होते हैं, नए नए बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तो कैपिटल गुड्स आएगा पहला, याद रखना। साइक्लिकल में इकोनॉमी ऊपर ढेर सारा कैपिटल गुड्स लोग खरीदेंगे, इकोनॉमी नीचे लोग कैपिटल गुड्स नहीं खरीदेंगे। दूसरा जो आता है वो आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आप जानते हैं बेटा, ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं लेकिन वो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, एक बार खरीदते हैं लंबे समय तक चलता है। आपके और हमारे घर में यूज होने वाला रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कार, एटसेट्रा, एक बार खरीदो 10 साल 15 साल तक चलाओ। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ये भी हाईली फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में रिसेशन है तो कोई भी एक वाइज माइंड का पर्सन क्या करेगा, वो नई कार नहीं खरीदेगा, वो नया रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदेगा, पुराने से ही काम चला लेगा, नया वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेगा, पुराने से ही काम चला लेगा, बोलेगा नहीं भाई अनसर्टेनिटी यार, पैसा बचा के रखना ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी यहीं पर आती है बेटा, नए नए घर बनाना,
या रोड्स बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लग्जरी गुड्स भी यहाँ पर आता है, फैशन रिटेल भी यहाँ पर आता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी यहाँ पर आती हैं। भाई यहाँ बिजनेस ही नहीं चल रहा है, विज्ञापन करवा के मैं क्या करूँ? और अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है पूरी दुनिया में, अच्छा खासा सबके सब बिजनेस कर रहे हैं, तो हम भी विज्ञापन करवाते हैं, हम भी बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से बात यहाँ पर चल रही होती है। एग्जाम्पल्स के साथ ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यहाँ ड्यूरेबल गुड्स लिखा था, वहाँ नॉन ड्यूरेबल गुड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर कैपिटल गुड्स लिखा हुआ था, यहाँ पर एसेंशियल गुड्स लिखा हुआ है। इवन यहाँ पर फूड ग्रेन्स को भी शामिल किया गया है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन प्रोसेसिंग। दुनिया इधर की उधर हो जाए बेटा, कितना ही बूम क्यों ना हो, कितना ही डाउनफॉल क्यों ना हो, फूड ग्रेन जितनी जरूरत है लोग उतना ही क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, मोर और लेस। फार्मास्यूटिकल्स को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेसेसिटीज में आता है, यूटिलिटीज में, एजुकेशन में, इनमें फर्क नहीं पड़ता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में दो चीजों को काउंट किया जाता है बेटा, एक तो कैपिटल गुड्स का हो गया, दूसरा ड्यूरेबल गुड्स का हो गया। और एकदम लेस सेंसिटिव में जो काउंट किया जाता है वो फूड ग्रेन वाले को काउंट किया जाता है, क्योंकि फूड ग्रेन तो खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे भाई, बाकी जगह खर्चा करो ना करो, यहाँ तो खर्चा करना ही होता है। बिजनेस साइकिल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। बिजनेस साइकिल का इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर हमारे? हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे बेटा? गुड्स के प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट, गुड्स के प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम सोसाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं। सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो लो वेज वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब पैसा बचाना होता है तो बिजनेसमैन सबसे पहले जो लो वेज वर्कर होते हैं ना उन्हीं को जॉब से निकालता है, बोले भैया खत्म करो। और बाकी लोगों को उतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, जिनके हाई वेज सिस्टम होते हैं उनको 6 महीने घर पे बैठा दोगे तो घर बैठ के वो खा सकता है। लेकिन जो लो वेज वर्कर होता है उसके लिए हम कहते हैं डेली वेजेस। हिंदी में कहावत कही जाती है, रोज कमाना और रोज खाना। तो अगर उनकी जॉब चली गई किसी भी कारण से, अगर सप्ताह भर के लिए भी चली गई, महीने भर के लिए भी जॉब उनकी चली गई, तो सबसे ज्यादा वो लोग ही अफेक्टेड होते हैं। इवन एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्टेड हुआ था तो वो लो वेज वर्कर्स ही थे। आपको रास्ते पे पैदल चलने वालों की जो टोली नजर आती थी वो लो वेज वर्कर्स की थी। कोई आईटी प्रोफेशनल नजर नहीं आया होगा जो एक बैग लेके रास्ते पे पैदल चल रहा हो कि यार मुझे घर जाना है, मैं नोएडा में जॉब करता था, मेरी 12 लाख की सैलरी थी, अब यार ये तो बंद कर दिए लोग तो मेरे को घर जाना पड़ रहा है। ऐसा कोई बंदा नहीं मिला होगा, उसका बंद भी हो गया तो बैठ के आराम से वहां पर किसी जगह पर रेंट पे रह के वो खा रहा होगा, जिंदा रह रहा होगा। लेकिन रोड पे कौन आ गया था? रोड पे आ गया था लो वेज वर्कर। बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स। बिजनेस साइकिल हर एक सेक्टर को अफेक्ट करता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये वाला वो वाला सब सेक्टर। सबसे ज्यादा अगर किसी को अफेक्ट करता है तो वो होता है बिजनेस सेक्टर। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको इसने अफेक्ट नहीं किया। बिजनेस साइकिल जो है वो किसी इकोनॉमी में है तो वो हर एक सेक्टर को अफेक्ट करता है। हाँ, सबसे ज्यादा वो किसको अफेक्ट करता है? बिजनेस सेक्टर इटसेल्फ। ओके, इट्स ओके। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इकोनॉमी बिल्कुल लो पर चली गई है तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ऊपर आ जाएगी, अपने आप रिकवरी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए देश की सरकार काम कर रही होती है ना, थोड़ा सा पुश स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई और चल रही है तो बार बार आपको किक नहीं लगाना होता या बार बार आपको उसको स्टार्ट नहीं करना होता है की घुमा घुमा के, एक बार स्टार्ट कर दी ना तो गाड़ी अपने आप चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है। लेकिन व्हाट इफ गाड़ी आपकी रुक जाए और बंद हो जाए? वापस किक स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही है, इकोनॉमी जब नीचे आते आते बिल्कुल थ्रू तक पहुंच गई है, डिप्रेशन के लेवल पर पहुंच गई है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ टर्निंग पॉइंट है, तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि वो अपने आप टर्निंग पॉइंट से ऊपर आ जाएगा, अपने आप रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। एक मिनिमम एफर्ट वहां पर लगाना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ये मिनिमम एफर्ट इतना जरूरी है कि जब तक ये लगाया ना जाए तब तक रिकवरी आ ही नहीं सकती। So critical minimum efforts refers to the minimum level of investment and economic activities needed to move the economy from depression to recovery. जैसे हमारी इकोनॉमी पहुंच गई थी सर पेंडेमिक के टाइम पर, बिल्कुल एकदम बॉटम में पहुंच गई थी, तो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वापस रिकवरी फेज में लाने के लिए लोगों की जेब में पैसे डाले गए थे, फ्री में पैसे डाले गए थे। जो देश की गरीब जनता है उनको फ्री में हजार हजार रुपए दिए गए थे, 3-3 हजार रुपए दिए गए थे, क्योंकि मालूम है देश की, भाई अमीर आदमी को 3 हजार रुपए दोगे वो जेब के अंदर रख लेगा, गरीब आदमी को 3 हजार रुपए दोगे वो तुरंत खर्च करेगा क्योंकि उसकी जरूरतें ही इतनी ज्यादा हैं।
तो वो तुरंत खर्च किया, बिजनेसमैन के हाथ में पैसा आया, बिजनेसमैन को लगा वाओ इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, उसने नया फैक्ट्री डाला, नई मशीनरी खरीदी, फिर से प्रोडक्शन किया, मार्केट वापस रिवाइव हो गया। लेकिन क्या होता अगर देश की सरकार लोगों के जेब में पैसे नहीं डालती? वो इनिशिएटिव देश की सरकार को लेना होता है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी नीडेड। विदाउट दिस क्रिटिकल एफर्ट द इकोनॉमी में रिमेन ट्रैप्ड इन द डिप्रेशन। वहां से बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन साइकिल। महंगाई कैसे बढ़ती घटती है रीड करना बेटा, समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज टू मैनेज द बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल को ना गवर्नमेंट मैनेज करने की कोशिश कर रही होती है। जरूरत से ज्यादा ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, जरूरत से ज्यादा नीचे जा रहा है तो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि एक्सट्रीम हमेशा बुरा होता है बेटा, है ना। एक्सट्रीम हमेशा बुरा होता है। तो अगर हद से ज्यादा एक्सपांसन हो जा रहा है, हद से ज्यादा बूम पर आ रही है इकोनॉमी, तो उसे हमारी देश की सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपांशन से वो बूम की ओर जाता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और महंगाई की हीट देश की आम जनता जो है वो महसूस करने लग जाती है, और जरूरत से ज्यादा नीचे जा रहा होता है तो भी दिक्कत होने लग जाती है। देश की सरकार दो तरीके से इसे डील करती है। एक तो फिजिकल पॉलिसी है जो देश की सरकार खुद बनाती है, आप जानते हैं ये फिजिकल पॉलिसी देश की सरकार के स्पेंडिंग और खासकर टैक्सेशन के मामले से संबंधित होती है। और दूसरा होता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक के थ्रू हमारे देश की सरकार गवर्न करती है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी की सप्लाई। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना या मनी की सप्लाई को बढ़ाना घटाना आरबीआई के थ्रू जब देश की सरकार कर रही होती है तो इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। हालांकि इन दोनों पॉलिसीज के बारे में क्लास 12 में आप काफी डिटेल्स में पढ़कर आए हैं, और आगे चलकर भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल ब्रीफ में जितना जरूरी है उतना मैं यहाँ पर पढ़ा के आपको आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी कभी आपकी इकोनॉमी एक्सपांशन के फेज में होती है, लगातार इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पर मामला ऐसा है कि रिसेशन के दौरान, रिसेशन है, आपका इकोनॉमी लगातार डाउन होते जा रहा है, प्राइस लगातार कम होते जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग पेसिमिस्टिक हो गए हैं, लोग डरे हुए हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो वैसे केस में हमारे देश की सरकार जो पॉलिसी लेकर आती है वो है एक्सपांसनरी, कि भैया जरूरत से ज्यादा नीचे जा रहा है, जरा सा इकोनॉमी में एक्सपांसन लाया जाए। एक्सपांसनरी पॉलिसी लेकर आती है। तो कैसे लेकर आते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो देश की सरकार खर्चा बढ़ा देती है, क्योंकि देश की सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा, हमारी पूरी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो बिजनेसमैन खुश हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो इकोनॉमी नीचे जा रही थी, लोग पेसिमिस्ट हो गए थे, वो थोड़ा ही सही पर ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं इस कारण से। टैक्सेस को रिड्यूस कर देना, अगेन अगर हम टैक्स रिड्यूस कर देंगे मतलब तुम्हारी जेब से पैसा कम बाहर निकालेंगे। जब टैक्स ज्यादा लगाती है देश की सरकार तो लोगों की जेब से पैसा निकाल के बाहर कर देती है, मतलब एक तरीके से वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब तुम टैक्स कम लगा रहे हो मतलब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बच रहा है, और जेब में ज्यादा पैसा बच रहा है मतलब उनकी परचेसिंग पावर कंपेरेटिवली ज्यादा हो जा रही है, और परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो भाई साहब खर्च करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, अगेन बिजनेसमैन बोलेगा कि हम खुश हुए। इंक्रीज द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट आप जानते हैं बेटा यूनिलैटरल पेमेंट होता है, नो क्विड प्रो क्यो, नथिंग इन रिटर्न। हमने पैसे दिए वापस में हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा देश की सरकार ने किया था पैंडेमिक के टाइम पर, लोगों को फ्री में पैसे दिए, फ्री में अनाज देना, फ्री में अनाज देना, फ्री में पैसे देना, ये फ्री वाली जितनी चीजें होती हैं सब कौन सी बेटा? ट्रांसफर पेमेंट। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करना मतलब बूस्ट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करना मतलब इकोनॉमी में कौन सी एक्टिविटी हो रही होती है बेटा? परचेज, प्रोडक्शन, सेल, यही एक्टिविटी हो रही होती है, इनकम जनरेट होना। इनको हमारे देश की सरकार कोशिश करती है कि ये इकोनॉमीज बूस्ट हो, तेजी से लोग काम करना स्टार्ट करें। स्टिमुलेट मतलब बूस्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, वो नए नए जॉब क्रिएट करते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी जा रही है अगेन रिसेशन में, तो ये तो हमने तरीके यहाँ पर पढ़े जो देश की सरकार ले रही है टैक्सेशन पॉलिसीज के थ्रू। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं सर? इंटरेस्ट का रेट कम कर देते हैं। इंटरेस्ट का रेट कम करते हैं तो लोग लालच में आ जाते हैं, लालच में आके बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन लेकर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई फैक्ट्री डालेंगे, नया प्रोडक्शन करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम होगी, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी क्या होगी? रिवाइव होगी।
इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई हम किसी भी तरीके से बढ़ा देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं आरबीआई के पास मनी की सप्लाई बढ़ाने के। मेक क्रेडिट चीपर, अगेन वही इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, एंड मोर अवेलेबल, मतलब थोड़े से नियम शर्तों को ढीला कर दिया जाता है, लूज कर दिया जाता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लोन प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में, तो बैंक आसानी से लोन प्रोवाइड कर पाता है, लोगों के पास आसानी से पैसा फ्लो कर जाता है, लोगों की जेब में पैसा आता है, अगेन समझ रहे हैं जेब में पैसा है मतलब क्या होने वाला है। एनकरेज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग को एनकरेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं डिमांड को, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जरूरत से ज्यादा अगर महंगाई बढ़ जा रही हो तो देश की सरकार के पसीने छूट जाते हैं, वो महंगाई को कम करना चाहती है। महंगाई को कम करने का एक ही तरीका है कि भाई महंगाई इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जितनी सप्लाई नहीं है उतनी तुम डिमांड क्रिएट कर दे रहे हो भाई, इसलिए महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तुम डिमांड इसलिए क्रिएट कर रहे हो क्योंकि जेब में जरूरत से ज्यादा पैसे हो गए हैं तुम्हारे। देश की सरकार क्या करती है, इकोनॉमी से मनी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इकोनॉमी से तो लोगों की जेब में पैसे कम हो जाते हैं, वापस डिमांड कम हो जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो जस्ट अपोजिट मेजर लेना वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे वहां स्पेंडिंग बढ़ा दी गई थी तो यहाँ स्पेंडिंग कम कर देते हैं, वहां टैक्स रेट को कम कर दिया गया था तो यहाँ टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, वहां एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ घटाने की कोशिश की जा रही होती है, ओवर हीटेड इकोनॉमी को जरा कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही होती है कि भैया जरूरत से ज्यादा डिमांड हो गया, किसी भी इकोनॉमी के लिए डिमांड अच्छी अच्छी बात मानी जाती है कि लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लोग सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। यार जरूरत से ज्यादा डिमांड क्रिएट करने लग गए, ओवर हीटेड हो गया, जरा कम करो इसको, ठीक है। तो ओवर हीटेड हो गया, उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने की देश की सरकार कोशिश कर रही होती है, reduces the pressure on resources। अगर आरबीआई क्या कर रही होती है, आरबीआई वहां इंटरेस्ट का रेट कम कर रही थी, यहाँ इंटरेस्ट का रेट बढ़ा रही होती है, वहां मनी का सप्लाई बढ़ा रही थी, यहाँ मनी का सप्लाई कम कर रही होती है, वो क्रेडिट को जरा सा एक्सपेंसिव कर रही होती है, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा रही होती है, और जरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको टफ कर रही होती है। जैसे होम लोन के लिए अगर 20% का डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट रखी गई थी उसको बढ़ा के 40% कर दिया इन्होंने, बहुत सारे होम लोन लेने वाले कट जाएंगे, बोलेंगे रहने दो भाई, अगर 40% डाउन पेमेंट करना है तो फिलहाल हम ना कर पाएंगे, लोन जरा सा कम हो जाता है। डिस्करेज द बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसेस द डिमांड एंड रिड्यूसेस द इन्फ्लेशन। हाउ ग्लोबलाइजेशन, आई थिंक ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस टॉपिक का, हम इसे कवर कर लेते हैं, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएंगे आपसे, मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं यहाँ पर। हाउ हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द बिजनेस साइकिल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दुनिया की सारी इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं हो रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इवन इंडिया भी आज की डेट में बड़ी इकोनॉमी है, अगर इंडिया की इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो मोर और लेस दुनिया की सारी इकोनॉमीज पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द बिजनेस साइकिल, इसके बेसिस पर हमसे सवाल पूछा जाता है, आप सिर्फ हेडिंग याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी अंदर की बात आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ साइकिल्स। हमारी इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल चल रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल चल रहा है, चाइना की इकोनॉमी में जो सब सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। अगर अमेरिका की इकोनॉमी में एक्सपांशन है तो चाइना में भी होगा, हमारे में भी होगा, सिंक्रोनाइज्ड है, सब एक साथ मूव हो रहे हैं। अगर वहां की इकोनॉमी में अचानक से डिप्रेशन आ जाता है, सॉरी डिप्रेशन तो हद हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है या रिसेशन आ जाता है तो सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी में नहीं आएगा, उससे चाइना की इकोनॉमी में भी आएगा, हमारी एक साथ। अगर वो नीचे जाएगा तो हम भी नीचे जाएंगे, वो ऊपर जाएगा तो हम भी, सब एक साथ ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। आप ऐसे विचार कीजिए कि कोई अ, पानी से बड़ा हुआ बहुत बड़ा पुल है और हम सब वहां पर ऊपर तैर रहे हैं, अगर अचानक से कोई वेव आती है और पानी ऊपर चला जाता है तो सारे के सारे लोग एक साथ ऊपर जाते हैं और सारे के सारे लोग एक साथ नीचे आते हैं, बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट क्यों करता है सारी इकोनॉमीज को, क्योंकि सारी इकोनॉमीज के जो बिजनेस साइकिल हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, एक का बिजनेस साइकिल ऊपर जाता है तो दूसरे का भी ऊपर चला जाता है। Business cycles in the different countries becoming more synchronized. When USA has recession, Europe feels the effect and Asia follows. तो अमेरिका से चालू होता है, यूरोप तक पहुंच जाता है, फिर एशिया फील करने लग जाता है सेम इम्पैक्ट। ग्लोबल इकोनॉमी नाउ मूव्स टुगेदर, एक साथ मूव करता है, जिधर भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट भी इंटीग्रेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पर जहां पैसे का लेन देन होता है,
जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अमेरिका ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने चाइना में इन्वेस्ट किया है, चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने यहाँ इन्वेस्ट किया। सारा का सारा फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई एक मार्केट भी अगर डूबेगा तो सब डूबेंगे। जैसे 2008 7 8 की बात थी, जब अमेरिका के हाउसिंग लोन देने वाले बैंक डूब गए थे, तो भाई अमेरिका के बैंक डूबे हैं ना यार, अमेरिका जाने उसका काम जाने, नहीं, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया को सफर करना पड़ा था। वो इंडिया और चाइना दो कंट्रीज ऐसी थी जो बच गई थी थोड़ी सी, ठीक है, जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। तो फाइनेंशियल मार्केट आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स कनेक्टेड ग्लोबली, कैपिटल फ्लोज बिटवीन कंट्रीज इंस्टेंटली, तुरंत फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। स्टॉक मार्केट क्रैशेस स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगा तो पूरी दुनिया उससे बचकर निकल जाएगी, नहीं, अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा और यहाँ हिंदुस्तान का इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएगा, उसने वहां इन्वेस्ट भी नहीं किया है, उसके बावजूद यहाँ का स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर जाएगा। इवन कोई भी दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है, चाइना का स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा अगर किसी दिन, तो उसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टर्स रिएक्ट ग्लोबली एंड साइमल्टेनियसली। क्राइसिस इन वन मार्केट अफेक्ट द ऑल मार्केट। इजियर ट्रांसमिशन ऑफ डिसरप्शन। डिसरप्शन का भी ट्रांसमिशन आजकल इजियर हो गया है कि कोई एक इकोनॉमी में डिसरप्शन आएगा तो वो सारी इकोनॉमीज में आसानी से क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, सब एक साथ डूब रहे हैं इधर। जैसे कि सब प्राइम क्राइसिस इन द यूएस, ये वही वाला एग्जांपल है 2000 हाउसिंग फाइनेंस वाला, ठीक है। ये अमेरिका से चालू हुआ था डिसरप्शन जो है, और पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया था उसने। ट्रेड ट्रांसमिशन, व्हेन यूएसए हैज रिसेशन डिमांड फॉर इंपोर्ट फॉल्स। जैसे अमेरिका में रिसेशन आ गया है तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वहां की जो जनता होती है वो डिमांड कम कर देती है। अब वहां की जनता डिमांड कम कर देगी मतलब वो लोग इंपोर्ट कम कर देंगे। और वहां इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, अमेरिका, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो लोग नहीं मंगाएंगे तो हमारे बिजनेसमैन की हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन की हालत खराब हो गई, वो निराशा में चला गया, वो पेसिमिस्टिक हो गया है। सो अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट फॉल, उनका इंपोर्ट कम हो गया, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। देयर इकोनॉमीज डिक्लाइन, उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमी भी नीचे चलेगी हमारा एक्सपोर्ट नीचे जाने के कारण। सो साइकिल्स ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रेड। सिर्फ ट्रेड जो खरीदी बिक्री का काम चल रहा होता है, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी एक कारण जिम्मेदार है इसके पीछे, नॉट ओनली कैपिटल। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जिम्मेदार नहीं है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह लगा हुआ है, नहीं, उसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी जिम्मेदार होता है। रिड्यूस्ड आइसोलेशन, आज की डेट में दुनिया की कोई भी इकोनॉमी आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं रह गई है। आप बोलेंगे कि इंडिया आइसोलेटेड है, दुनिया में कुछ भी हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ता, अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता भाई। कोई भी दुनिया की इकोनॉमी आज की डेट में ऐसी नहीं है जो इकोनॉमी दावा कर सके कि हम आइसोलेटेड इकोनॉमी है, दुनिया की इकोनॉमी में जो होना है हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। सारी की सारी इकोनॉमी आज की डेट में ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी है। एग्जांपल्स, अगर आप एग्जांपल के रूप में देखना चाहते हैं कि एक इकोनॉमी को फर्क पड़ने से बाकी इकोनॉमीज को कैसे फर्क पड़ा, 2008 वाला एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल है क्योंकि इसने पूरी दुनिया को चपेटे में ले लिया था। ये रिसेंट एग्जांपल है इसलिए भी याद रखा जाता है। 2008 ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस स्टार्टेड इन यूएसए, स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। 2019 का कोविड पेंडेमिक, ग्लोबल रिसेशन इन 2020, ऑल कंट्रीज अफेक्टेड। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री को, हालांकि वहां तो सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस नहीं था, बीमारी भी फैल गई थी पूरी दुनिया के सब देशों में, लेकिन अगर बीमारी ना भी फैली होती तो भी इकोनॉमिक इंपैक्ट तो सारे देशों को बियर करना ही पड़ता। ईयू डेट क्राइसिस, जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर डेट का क्राइसिस अराइज हो गया है बहुत सारे, इसलिए आपस में लड़ भिड़ रहे हैं वो लोग, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, है ना, कि हम इसमें शामिल रहना चाहते हैं, हम बाहर आना चाहते हैं, हम शामिल रहना चाहते हैं, हम बाहर आना चाहते हैं, झगड़ रहे हैं। झगड़ने का कारण यही है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा क्राइसिस है। वो स्टार्ट हुआ था ग्रीस से, और उसने पूरे यूरोप को, जिसे हम यूरो जोन के नाम से पुकारते हैं, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया था कि जो लोग भी यूरो में डील कर रहे थे, यूरो में ट्रेड कर रहे थे, वो सब के सब इससे फंस गए थे। बताओ बेटा, यहाँ तक की बातें समझ में आई क्या? इसके बाद और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में पढ़ने के लायक, सारा पॉइंट मैंने कवर कर लिया है। आप अगर इस नोट्स को काफ़ी बेहतर तरीके से अच्छे से एक बार वापस रिवाइज करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं, तो आपसे मोर और लेस सारे क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या स्टडी मैट में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर
कर पाएंगे। हाँ, एक बार आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो याद करने वाले हैं। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझने वाला है, एक बार समझ लिया, एक बार रट लीजिए आप, देन चीजें आपसे बेहतर तरीके से बनने लग जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, 8 से 10 नंबर के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलो बेटा, ये वाला चैप्टर यहाँ पर हुआ, अगला चैप्टर में जल्द आपको प्रोवाइड करता हूँ।